हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले पेपर आउट सीरीज में इंग्लिश का क्रैश कोर्स, जिसमें कि हमने कल किया था पूरे एक वीडियो के अंदर 6 पैसेजेस का क्रैश कोर्स, और मैंने पूरा बताया उसके अंदर किस तरीके से आपको करना है। और आज हम लोग करने वाले हैं इसके अंदर जो मैंने पहले भी करा रखा था, टॉप 52 रूल्स, उसी को कराऊंगा, कुछ अलग नहीं होगा। क्योंकि देखो, पूरे इंग्लिश के ग्रामर में से ना मैंने 52 रूल्स निकाल के रखे हैं, तो इसको हल्के में मत लेना। ये बहुत सारे और इतने इंपॉर्टेंट रूल है ना, ये 52 के 52 की आपको 100% देखना एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ये वीडियो आप एग्जाम के पहले एक बार जरूर देख के जाना। एग्जाम की जस्ट एक दिन पहले वाली रात जो होता है ना, रात, एग्जाम के पहली वाली रात, उस रात में इस वीडियो को देख के जाना जरूर। अभी भी पढ़ लो, बाद में भी पढ़ लेना। और जितने भी क्रैश कोर्स करा रहा हूँ मैं यूट्यूब पे, इनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि टेलीग्राम पे पीडीएफ देने पे फिर कुछ टाइम के बाद में जो नए बच्चे आते हैं उनको नहीं मिलता है। तो इसके लिए टू स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप पे 1 रुपए की मैंने बैच बना दी है। इसको मतलब 1 रुपए पे करके ना सारी पीडीएफ आपको यहीं पे मिलती जाएंगी। जो क्रैश कोर्स होगा यूट्यूब पे, उसकी पीडीएफ, पेड पीडीएफ जो आती है, वो पीडीएफ 1 रुपए में नहीं मिलती है, ठीक है। उसकी अलग प्राइस है, उसकी ज़्यादा प्राइस होती है। जो यूट्यूब पे करा रहा हूँ वीडियो में क्रैश कोर्स में, इसकी पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। इसमें बाय करते ही आपको ऊपर में कंटेंट दिखेगा, उसमें टच करना, मिल जाएगी पीडीएफ। और आपको सारी क्लासेस, मान लो जो पहले से, अगर मान लो ये वीडियो बाद में देखते हो, पहले से कोई क्लासेस छूट जाती हैं आपसे, तो आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च करना है टू स्टडी, तो आपको ये चैनल मिलेगा। तो इस लोगो पे टच करोगे, आपको इस तरीके का कुछ खुलेगा। इसमें प्लेलिस्ट वाले में जाना, नीचे करके आना, आपको पेपर आउट सीरीज का ढेर सारा मतलब नीचे एकदम करके जाओगे ना, स्क्रॉल करके, तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी उसके अंदर प्लेलिस्ट। उसमें देख लेना पुरानी जो वीडियोस अपलोड हुई होंगी क्रैश कोर्स वाली पेपर आउट सीरीज की, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, ये सभी रूल्स तो पहले से पढ़े हुए हैं, बट मैं बता दूं, ये रूल जो है ना, आप जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके बच्चे जब एयरफोर्स का एग्जाम देंगे, उस टाइम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि एयरफोर्स हाल फिलहाल की जो ट्रेंड है, इन्हीं से सवाल पूछता है। जाओ आप एग्जाम में, ज़्यादा कुछ मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या है क्या नहीं है। बस यही कहूँगा कि 52 रूल्स को आप अपने जुबान पर रखना। 99.9% चीज़ें इंग्लिश में बन जाएगी आपकी, जो कॉमन एरर फिल इन द ब्लैंक्स होती हैं, ग्रामर बेस्ड जो होती हैं, वो चीज़ें बन जाएगी। कह रहा पहला रूल देखो क्या कह रहा है, आइदर के साथ और लगता है, नाइदर के साथ कंजक्शन जो होता है उनका पेयर नॉर लगता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो का यूज करते हैं, बोथ के साथ एंड का यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभार एग्जाम में क्या करेगा, आइदर के साथ नॉर कर देगा, नाइदर के साथ नॉट कर देगा, या फिर और कर देगा, कुछ भी कर देगा। आइदर के साथ एंड भी कर देता है एग्जाम में, ठीक है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो होता है तो कुछ भी ऐड कर देगा, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो की जगह खाली बट यूज कर देगा। बोथ के साथ ना देन यूज कर देगा, कुछ भी कर सकता है। बोथ के साथ और का यूज कर देगा। तो लेकिन ये सभी चीज़ें गलत तरीके हैं। इनका जो फिक्स कंजक्शन है, जैसे आइदर के साथ और, जिसका मतलब होता है या तो, नाइदर के साथ नॉर, जिसका मतलब होता है ना तो, नॉट ओनली के साथ होता है बट ऑल्सो, जिसका मतलब होता है ना सिर्फ बल्कि, बोथ और एंड का मतलब होता है दोनों और, ठीक है। जिनका यूज कैसे होता है देखो, आइदर राम नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट। अब कह रहा है या तो राम ना ही मोहन बाजार जा रहा है। अब मैंने बोला या आइदर राम, तो इधर के साथ आपने क्या पढ़ा, और, तो यहाँ पे नॉर की जगह पे क्या आना चाहिए था, और, ठीक है। आइदर राम और मोहन इज गोइंग टू मार्केट, पहला रूल तो ये था। लेकिन ये रूल क्या इतना से एंड हो गया? नहीं, इस रूल में और भी डिटेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी सवाल नहीं पूछेगा कभी आपके एग्जाम में। मतलब रूल तो यही होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगी कहानी में। अब देखो, इधर नाइदर नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ थोड़ा सा ट्विस्ट ही आता है ना, कि आइदर के साथ, नाइदर के साथ, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ अगर कोई प्रीपोजिशन है, तो और की देखो, जैसे इनके बाद वाले फिक्स कंजक्शन के साथ भी प्रीपोजिशन होना चाहिए। इनके साथ अगर कोई एडजेक्टिव है, तो इनके बाद वाले कंजक्शन के साथ भी एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का यूज करके किसी नाउन का यूज किया गया है, तो इनके बाद वाले कंजक्शन के साथ भी नाउन का यूज होना चाहिए। जैसे इसका मतलब क्या हुआ मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा, इधर राम नॉर मोहन इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो ये चीज तो समझ में आ गया। आपने जो पहले पढ़ा कि आइदर के साथ हमको और का यूज होता है, आपने जो पहले पढ़ा वो चीजें मैंने यहाँ पे दिखा दी, ठीक है। लेकिन अभी जो मैंने बोला, देखो, इधर राम इज गोइंग टू मार्केट और टू सिनेमा। अब देखो, इधर के साथ आपने कहा और है, तो आपको लगेगा कि सही है तो इसको सही कर दो, बट मैं बोल रहा हूँ ये गलत है। तो सर आपने तो बोला इधर के साथ और होता है। कुछ लोग इधर बोलते हैं, कुछ लोग इधर बोलते हैं, ठीक है।
चलो, तो इनके साथ और है तो क्या ये 100% सही है? नहीं, इनका प्लेसमेंट भी देखना होगा सही से किया है कि नहीं। ये देखो, इधर के साथ अगर राम का यूज है तो ये राम क्या है? एक नाउन है। तो और के साथ क्या है? टू का यूज है। अब देखो, एक चीज समझ में आना चाहिए कि आप कहोगे तो और के बाद भी कोई नाउन लाओ, लेकिन इस पूरे एग्जाम्पल में, पूरे सेंटेंस में इकलौता नाउन है राम। ठीक है, ध्यान से सुनना, राम के अलावा कोई नाउन है ही नहीं इसके अंदर। तो फिर हम अलग से तो खुद से कुछ ऐड नहीं करेंगे। तो समझ में आ गया ना कि इधर कोई उठा के कुछ सही जगह पे रखो। मतलब इसका क्या हुआ? देखो, और के बाद क्या आया है? टू प्लस में सिनेमा। ठीक है, टू आया, उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट आया, ठीक है, वर्ड आया। तो इसका मतलब आइदर का यूज भी क्या होगा? किसी प्रीपोजिशन के जस्ट पहले होगा। टू क्या एक प्रीपोजिशन है, तो और के जस्ट बाद टू आया है, तो इधर का यूज कहां करेंगे? राम इज गोइंग इधर, या फिर आइदर टू मार्केट और टू सिनेमा। मतलब राम जो है ना, या तो मार्केट जा रहा है या तो सिनेमा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे हमने सही लिखा, राम इज गोइंग आइदर टू मार्केट और टू सिनेमा। अब बोलोगे इसमें आखिर गलत क्यों है सर? क्यों? आखिर रूल तो आपने बनाया, किस बेसिस पे बनाया? ठीक है, देखो, रूल तो वैसे मैंने नहीं बनाया, और इंग्लिश के हिंदी भी करेंगे तो गलत आएगी। यहाँ पे कह रहा है आइदर राम, तो आइदर का मतलब होता है या तो राम इज गोइंग टू मार्केट, मतलब या तो राम मार्केट जा रहा है। ध्यान से सुनना, आइदर जिसके पहले हमने लगा दिया उसके पहले जोर भी दे रहे हैं। या तो राम मार्केट जा रहा है, या तो वह सिनेमा देखने जा रहा है। तो ये कोई बात नहीं हुआ। हम ऐसे बोलेंगे ना, राम या तो मार्केट जा रहा है या तो सिनेमा देखने। अब हिंदी में बोलते हैं तो या तो मार्केट या तो सिनेमा। अगर हम राम के पहले ही या लगा दे तो समझ में आ रहा है या तो राम जा रहा है या फिर कोई और एक इंसान जा रहा है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आपके साथ या तो मम्मी जाएगी बाजार में या फिर आपकी बहन जाएगी बाजार में। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, या तो मम्मी या तो बहन, ये दोनों क्या है? नाउन है। अगर मैं ये बोलूंगा ना कि आपकी मम्मी जो है या तो बाजार जाएंगी या तो मान लो कहीं और जाएंगी, जैसे पड़ोसी के घर, मतलब या फिर किसी सहेली के घर जाएंगी बात करने, चित करने का प्रणय होता है ना, तो या का यूज हिंदी में कहाँ कर रहे हैं? तो ये सभी चीजों का प्लेसमेंट देखना होगा। अगर या का यूज किसी नाउन के पहले है तो दोनों नाउन के पहले होना चाहिए था। अगर किसी वर्ब के पहले तो दोनों वर्ब का पहले इधर का यूज होगा, और का भी प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, नहीं तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल एक और अगर मैं कुछ बोल दूँ एग्जाम्पल ना, मान लो मैं कह रहा हूँ नाइदर ले लो, नाइदर राम इज रीडिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई एक ले लेता हूँ रीडिंग, और नॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नॉर प्लेइंग। क्या ये सही है? कहोगे प्लेइंग थोड़ा सा मैं ढंग से लिखता हूँ, अदरवाइज आपको दिख नहीं रहा। मैं बोलूंगा प्लेइंग, इसका यूज बताओ क्या सही है? आपको क्या लग रहा है? नाइदर राम इज रीडिंग नॉर प्लेइंग। अब यहाँ पे मैंने नाइदर का यूज किया, तो नाइदर राम, देखो ये हो ना कि ना तो राम पढ़ रहा है, तो नॉर क्या मतलब कोई और इंसान थोड़ी है कि ना तो राम पढ़ रहा है नहीं श्याम पढ़ रहा है, ऐसा तो कोई वर्ड आ नहीं रहा हमारे सामने। राम अकेले, तो राम के ही किसी दो काम का जिक्र करना है, दो लोगों का काम का जिक्र नहीं करना, राम के किसी दो काम का यूज करना है, जिक्र करना है। तो यहाँ पे क्या कहोगे? ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राम क्या हो जाएगा? इज नाइदर रीडिंग, ठीक है, नॉर प्लेइंग। ये सही हो जाएगा। राम ना तो पढ़ रहा है ना तो खेल रहा है। तो ये दोनों देखो, यहाँ पे नॉर के पहले क्या कहते हैं इसको, नॉर के जस्ट बाद भी वर्ब आया है, और नाइदर के जस्ट बाद भी वर्ब आया। वही चीज मैंने इस रूल में समझा ना, अगर आइदर के बाद कोई प्रीपोजिशन आएगा तो और के साथ भी प्रीपोजिशन, आइदर के साथ कोई एडजेक्टिव तो और के साथ भी एडजेक्टिव, आइदर के साथ नाउन तो और के साथ भी नाउन। अगर नाइदर के साथ कोई इनमें से कोई आया तो नॉर के साथ मतलब सेम आना चाहिए। नॉट ओनली के साथ भी अगर इसमें से जो आएगा वैल्यू प्रीपोजिशन एडजेक्टिव नाउन, बट ऑल्सो के साथ वही सेम चीज होना चाहिए आगे। ठीक है, अगर नाउन तो नाउन, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन तो प्रीपोजिशन। तो ये सभी चीजें याद रखना, बोथ के साथ भी वही होगा। और एक चीज ध्यान देना, बोथ के साथ एंड का यूज होता है, एग्जाम में गलत चीजें ऐड करके दे जाए। बोथ के साथ कुछ भी और जोड़ देगा, ठीक है, कुछ भी जोड़ सकता है। अब मैं बोल रहा हूँ नो सुनर प्लस में देन। नो सुनर देन के साथ क्या यूज हो रहा है? देखो, नो सुनर के साथ क्या यूज होता है? देन का यूज होता है। एग्जाम में नो सुनर के साथ देन का यूज कर देगा या फिर व्हेन का यूज कर देगा, जो कि लिखना गलत है। ठीक है,
नो सुनर के साथ क्या करेगा, THAN है देन, एग्जाम में THEN कर देगा देन। तो बच्चों को लगता है ना कि नहीं हमने तो देन ही पढ़ा था शायद, तो देन ही कर दो, तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में नो सुनर के जो कंजक्शन होगा वो देन देन वेन ऐसे करे कुछ दे देगा, तो आप फिर देन और देन में कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखोगे देन का यूज करते हैं, ठीक है, नो सुनर देन। आगे देखो, हार्डली के साथ वैन का यूज होगा, हार्डली के साथ देन कर देगा, कुछ भी कर देगा। स्कार्सली, बेयरसली, रेयरली, ठीक है, बेयरली, रेयरली, इन सब के साथ भी ना वेन का यूज होता है, और एग्जाम में या तो देन कर देता है या तो देन कर देता है, तो ये भी चीज समझना। और इनका तो प्लेसमेंट भी देखना होगा। नो सुनर से अगर कोई, या फिर हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनमें से किसी से अगर सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना, इनके जस्ट बाद अगर डिड आया है या तो हेड आएगा, या तो डिड आएगा या हेड आएगा, मतलब कोई भी एक्सिलरी वर्ब ही आएगा, उनमें से मेनली आपके एग्जाम में डिड या हेड देगा। तो ये चीज ध्यान देना, अगर डिड आया है तो डिड के बाद सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एक्चुअली ग्रामर में भी, और अगर हेड आया है तो हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। तो ये जो बेसिक सी ग्रामर की रूल थी, तो इनको ध्यान में रखना। और एग्जाम में यही गलती करता है ना, डिड के साथ भी B3 का यूज कर देगा, हेड के साथ तो चलो ठीक है, यहाँ पे B3 का यूज करेगा कि नहीं करेगा पकड़ लोगे, लेकिन डिड के साथ B3 का यूज कर देगा, लोगों से नहीं पकड़ा पाता। तो याद रखिएगा डिड के साथ V1 का यूज होता है, B3 का यूज नहीं। जैसे यहाँ पे देखो, नो सुनर डिड ही रिच्ड, तो डिड के साथ क्या होगा, रिच्ड होगा क्या, नहीं, रिच का यूज होता है, ठीक है ना। तो नो सुनर के साथ क्या होता है, रिच का यूज होता है। और एक चीज देखो, यहाँ पे नो सुनर के साथ देन का यूज है, बिल्कुल भी सही है। तो यहाँ पे गलत क्या है, रिच्ड का क्या बनाओगे, रिच बनाओगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पे कह रहा है हार्डली ही हैड एंटर्ड द क्लासरूम क्लास देन द टीचर स्टार्टेड। अब कहोगे देखो, हार्डली, स्कार्सली, इन सब के साथ दो चीजों पे ध्यान देना होगा। एक तो यहाँ पे हैड आएगा पहले, ही के पहले आएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला, ही हैड पहले आएगा तब सब्जेक्ट आएगा, तो हैड ही हो जाएगा, ही हैड के जगह पे हैड ही। दूसरा, हैड के साथ V3 आएगा। एक चीज और देखना है कि हार्डली के साथ देखो इसमें देन का यूज किया हुआ, ये भी गलत है, इसमें क्या होगा, वेन होगा, ठीक है। तो एग्जाम में ये तीनों कॉमन ईरर नहीं दिए जाएंगे, आपका कोई एक ही दिया जाएगा, लेकिन मैंने तीनों करके दिखा दिया ताकि एग्जाम में कहीं से भी कॉमन एरर है तो आपको समझ में आ जाए। हो सकता है इस वाले पार्ट में एरर दे दे, या फिर हेड के साथ V2 कर दे, या फिर V1 कर दे, ठीक है, और देन कर दे वैन के जगह पे, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को पकड़ा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करके बताना क्लासेस समझ में आ रही कि नहीं, और अलग से वीडियो में हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन, नरेशन, वॉइस, सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, सेंटेंस को कन्वर्ट करने का सब चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। लिस्ट के साथ देखो, या तो शुड का यूज होता है या तो मे का। 90% केसेस में शुड का यूज होता है। जब हमारे अधिकार में हो, ठीक है, शुड हो, तो हम शुड का यूज करेंगे। लेकिन जब हमारे अधिकार में शुड का यूज करना ना हो, तो 10% केसेस ऐसा बन जाता है जहां पे कि हम मे का यूज करना पड़ जाता है। कहोगे ये कब होता है, बताओ, मैं बताता हूं आपको। देखो कह रहे ना, वर्क हार्ड, लिस्ट यू। अब देखो लिस्ट क्या एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना, तो लिस्ट के साथ आप नॉट का यूज नहीं कर सकते, नो या नॉट का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। मैं अच्छा वो चीज का जिक्र आगे कर देंगे। कह रहा है वर्क हार्ड लिस्ट यू डैश फेल। अब देखो विल भी है, शुड भी है, मे भी और माइट भी है। तो एक बात बताओ, हमारे अधिकार में शुड भी है, मे भी है, तो किसको फिल करें? तो मैंने बोला ना, जब हमारे पास शुड का ऑप्शन रहेगा तो हम शुड को ही आंसर करेंगे। तो इस सिचुएशन में क्या आंसर करोगे? शुड को आंसर करोगे। बात समझ में आ गया? अगर ये कहना कि वर्ड हार्ड लिस्ट यू डैश फेल, अब इसमें शुड नहीं है, तो अगर सेल फिल कर दें, नहीं, हमको सेल का यूज नहीं करना, लिस्ट के साथ शुड का यूज करना। लेकिन शुड ऑप्शन में नहीं रहे तो क्या करेंगे? उस सिचुएशन में मे का यूज कर सकते हैं, लेकिन दोनों रहे तो शुड का यूज करेंगे। तो सर एक बात बताओ, अगर मैं ये लिखूं ना, वर्क हार्ड लिस्ट यू मे फेल, मैं ऐसा अगर कहूं और इसमें एरर बना दूं, ठीक है, इसमें ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो गया, और डी में हो गया मान लो नो एरर, ठीक है। तो पूछा जाए इसमें एरर है, तो कहोगे हाँ, मे को क्या करेंगे हम? मे को शुड के साथ रिप्लेस कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? आपने तो कहा कि लिस्ट के साथ शुड भी आता है, मे भी आता है,
मैंने कहा कि लिस्ट के साथ आपको प्रेफरेंस हमेशा शुड को देना है। मे का यूज तब करेंगे जब ये सबसे घटिया कंडीशन आ गया कि शुड है ही नहीं हमारे अधिकार में, यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकते आप, इन्हीं में से एक फिल करना है। लेकिन कॉमन एरर में हमारे अधिकार में है, उसको एरर को फाइंड आउट करके सुधारा जा सकता है। तो लिस्ट के साथ हम मे का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे फटाक से एरर निकालेंगे कि लिस्ट के साथ कॉमन एरर में हमेशा हम शुड का यूज करें। ठीक है, बात समझ में आ गया। 5 नंबर हो गया। 6 नंबर रूल देखो, लिस्ट अनटिल, ठीक है, अनलेस अनटिल, ये सभी क्या एक निगेटिव वर्क है, वर्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो लिस्ट हो, चाहे अनलेस हो, चाहे अनटिल हो, ये सभी एक प्रकार के क्या है भाई, नकारात्मक वर्ड है। इन सब के साथ नो या फिर नॉट का यूज करना गलत होता है। ठीक है, हम कभी इनके साथ नो नॉट का यूज नहीं कर सकते। जैसे यू विल फेल अनलेस यू डू नॉट वर्क, तो अनलेस का शुरुआत यहाँ से है, तो अनलेस के साथ डू नॉट का यूज गलत है। क्या करेंगे, यू विल फेल अनलेस यू वर्क हार्ड। ठीक है, हम लोग नॉट का यूज नहीं कर सकते अनलेस के साथ, अनटिल के साथ, लिस्ट के साथ, गलत हो जाएगा। ये कह रहा है यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। इसमें बताओ, कह रहा है कि इसमें करेक्ट है, आखिर क्यों करेक्ट है? मैंने बोला आपको अनलेस अनटिल और लिस्ट के साथ नहीं करना। इसमें 2 सेंटेंस है, देखो जैसे पहले में भी था यू विल फेल पहला, दूसरा अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक अगर तुम नहीं करोगे, यदि तुम मेहनत नहीं करोगे तब। इसमें भी 2 चीज़ है, यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे, क्यों भाई, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो इसमें तो नॉट का यूज हमने अनलेस वाले सेंटेंस में किया ही नहीं है, तो सही है। यहाँ पे इस सेंटेंस में हम नॉट का यूज कर सकते हैं। कुछ लोग इसमें भी एरर निकाल देंगे कि आपने पढ़ाया था कि अनलेस वाले में नॉट का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा। भाई अनलेस वाले सेंटेंस में नो नॉट का यूज नहीं करना है। तो अनलेस वाला सेंटेंस तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, अनलेस यू वर्क हार्ड। तो हम लोग ये नहीं लिख सकते ना कि अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड, डू नॉट का यूज यहाँ पे करेंगे तो गलती हो जाएगा वो। ठीक है, इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं यू विल नॉट पास, ठीक है, अनलेस यू, उल्टा मैंने लिख दिया इसको, फिर फायदा क्या हुआ भाई, चीज मैं लिख रहा था। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, अब यू विल नॉट पास, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। या फिर एक चीज और लिख सकते हैं, इसको हम लोग अनलेस से अगर स्टार्ट करना चाहें तो ये क्या हो गया, जुम हो गया थोड़ा सा और, अब देखो जुम हो गया बाय मिस्टेक। ये चीज लिख सकते हैं इसको, अनलेस यू वर्क हार्ड, ठीक है, ये लिख सकते हो, ये हो जाएगा यू विल फेल। ठीक है, यू विल फेल, बात तो वही हुआ सबका। अगर हम बढ़िया से पढ़ें, इसको कह रहा है कि यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो। सेकेंड सेंटेंस कह रहा है यू विल अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करते हो यू विल नॉट पास, तो वही सेंटेंस है। या तो अनलेस वाले से स्टार्टिंग कर दो या फिर अनलेस वाले से एंड कर दो। अनलेस वाले में हमको नॉट नो नॉट यूज नहीं करना, सेकेंड सेंटेंस में आ सकता है। अब लास्ट वाले में थोड़ा सा हमने चेंज किया, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो हार्ड वर्क नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। फेल हो जाना मतलब पास नहीं होगे, तो बात तो वही हुआ। तो ये सब सही है। ठीक है, चलो रूल नंबर 7 कह रहा है बिटवीन के साथ ना एंड का यूज होता है, और बिटवीन के साथ एग्जाम में टू का यूज कर देता है, विथ का यूज कर सकता है, कुछ भी यूज कर देता है जो कि गलत है एग्जाम में। ठीक है, जैसे ही स्टूड बिटवीन हिज मदर विथ हिज फादर, अब ऐसा लगता है ना कि वो अपने माँ के बीच में और फादर के साथ खड़ी है, जो कि कहना गलत है। सही क्या बनेगा, सही वही बनेगा जो हमने रूल में लिखा है कि बिटवीन के साथ एंड करो। ही स्टूड बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, मतलब वो अपने माता और पिता के बीच में खड़ी है। तो अब माता और 2 चीज़ों के बीच में है तो क्या करोगे, और से रिलेट करोगे ना। जैसे मैं राम और मोहन के बीच बैठा हूँ, मैं सीता और गीता के बीच बैठा हूँ, मैं जो भी है बिटवीन के यूज वही करेंगे, और के साथ करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन के साथ एंड का यूज होगा। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल कर देगा ना, 7 AM मान लो, बिटवीन 7 AM टू लिख दो, सेंटेंस में दे देगा आपको बिटवीन 7 AM टू 10 AM। आपको लगेगा कि इसमें गलत क्या है, 7 बजे से 10 बजे के कह रहे हैं, नहीं, हमने क्या पढ़ा, बिटवीन के साथ एंड का यूज करना है।
अब ये रहता ना कि फ्रॉम 7 AM टू 10 AM सही होता, ये क्या हो जाएगा, बिटवीन 7 AM एंड 10 AM, ये सही है, ठीक है। या फिर इसको ये कह सकते हो फ्रॉम 7 AM टू 10 AM, ये भी सही है, ठीक है। तो बिटवीन के साथ आपको एंड का यूज करना है, कुल मिला के आपने यही पढ़ा, ठीक है ना। इसमें कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एग्जाम से हाथ धो दोगे, बहुत बीबीआई रूल्स हैं सब। अब देखो एक सारे सेंटेंस है, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, नॉलेज, ये हमेशा सिंगुलर होता है। ऐसे वर्ड तो नाउन में बहुत सारे पढ़ने के मिलेंगे, लेकिन मोस्ट रिपीटेड जो चीज़ है ना, फर्नीचर को फर्नीचर्स बना देते हैं एग्जाम में, इंफॉर्मेशन को ना इंफॉर्मेशंस बना देते हैं, एडवाइस को एडवाइसेस बना देते हैं, नॉलेज को नॉलेजेस बना देते हैं। दीज वर्ड्स आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, ठीक है, ये ऑल सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे राम परचेज 10 फर्नीचर्स, तो भाई 10 फर्नीचर्स नहीं होगा, 10 फर्नीचर होगा, ठीक है, डायरेक्टली यूज कर सकते हो। कभी कभार बुक में ना आर्टिकल वगैरह जोड़ देगा, 10 आर्टिकल ऑफ 10 पीसेज ऑफ, ऐसे करके पेयर्स ऑफ, तो उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस इतना समझना है कि किसी भी फॉर्म में फर्नीचर्स नहीं लिख सकते, फर्नीचर्स कोई वर्ड ही नहीं है। बात समझ में आ गया ना, फर्नीचर्स कोई वर्ड है ही नहीं, बात समझ में आ गया। 10, 12, 13 जितने भी हो फर्नीचर ही होता है, मेरे बताने का मतलब होता है। अब जैसे एडवाइसेस कहते हैं ना कि अपनी एडवाइसेस अपने पास रखो, नहीं, अपनी एडवाइस अपने पास रखो, एडवाइसेस कोई वर्ड ही नहीं होता, कितनी सारी भी भले वो एडवाइस दे, सलाह दे, कुल मिला के वो सिंगुलर ही रहेंगे, ठीक है। तो ही गैव मी एडवाइस टू रीड, ओके। अब इंफॉर्मेशंस, कितनी सारी भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए, वो पैदाइशी सिंगुलर है, वो इंफॉर्मेशन ही होगा, ठीक है। देयर आर मैनी इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशंस नहीं कह सकते हो आप लोग। आगे कह रहा है, देखो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, इसकी कोई ट्रिक है। जैसे कुछ प्लूरल बनाने के आपने पढ़ा होगा कि लगेज को हम लोग लगेजेस नहीं लिख सकते हैं, गार्बेज को गार्बेजेस नहीं लिख सकते हैं, परसेंटेज को परसेंटेज नहीं लिख सकते, सीनरी को सीनरीज नहीं रह सकते। सीनरी वर्ड तो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका कुछ मैंने आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर किसी भी नाउन के अंत में एज, लास्ट में AGE एज या फिर ERY एरिया है, तो वह सिंगुलर होगा, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। इफ एनी वर्ड एंड्स विद एज और ERY देन इट विल बी सिंगुलर। जैसे लगेज के एंड में क्या है, एज है, गार्बेज के एंड में क्या है, एज है, परसेंटेज के एंड में क्या है, एज है। इन सब का मतलब क्या होता है, लगेज का सामान, गार्बेज का कचरा, परसेंटेज का मतलब पता है प्रतिशत। इन सबको प्लूरल फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, एस नहीं लगा सकते। जैसे सीनरी, लास्ट में क्या है, ERY, ज्वेलरी, पोएट्री, मशीनरी। अब ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे ये सभी इंपॉर्टेंट थे, मैंने डाल दिया यहाँ पे, दे दिया आपको। यहाँ पे इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है, प्लूरल बनाओगे गलत हो जाएगा। सीनरी का मतलब होता है दृश्य, सीनरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर का दृश्य, वो क्या है, रमणीय होता है। ज्वेलरी का मतलब पता है, पोएट्री का मतलब पता है, मशीनरी का मतलब पता है। इजी वर्ड से इनका प्लूरल नहीं बना सकते, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। मैंने बोला AGE नहीं होना चाहिए, लेकिन लगेज में होता है, लेकिन लैंग्वेज के लास्ट में एज होता है, विलेज के लास्ट में एज होता है, तो इनका तो प्लूरल बनता है, लैंग्वेजेस बनता है, विलेजेस बनता है। तो ये चीज़ याद रखना, ये दोनों इसके अपवाद हैं। लैंग्वेज का लैंग्वेजेस बनाया जा सकता है, विलेज का विलेजेस बनाया जा सकता है, ठीक है। अब इसको अच्छे से याद रखना, ताकि मेरे को एग्जाम के बाद ये चीज़ें ना कहना पड़े कि मैंने आपको पढ़ाया था। आप आगे कहो कि आपने जो पढ़ाया था वहीं से सवाल आया था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। रूल नंबर 10 कह रहा है कैटल और पीपल, क्रू, इन्फेंट्री। कैटल का मतलब होता है मवेशी, पीपल का मतलब लोग, नाविक, क्रू का मतलब होता है नाविक दल, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना। ये सभी अपने आप में प्लूरल होते हैं, दीज ऑल आर प्लूरल वर्ड। अब इनको ना कैटल्स लिखना गलत है, पीपल्स लिखना गलत है, क्रूज लिखना गलत है, इन्फेंट्रीज लिखना गलत है। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, प्लूरल है। अब पीपल्स अगर लिख दोगे ना ऐसे, इसका मतलब होता है विभिन्न मूल्य वंश के लोग, तो उसका अर्थ ही अलग हो जाएगा, लोग नहीं हो जाएगा। तो देयर आर 3 कैटल्स लिखना गलत है, ठीक है, तो देयर आर 3 कैटल होगा। बात समझ में आ गया। पीपल का जो मैंने बोला यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, पीपल्स का मतलब होता है विभिन्न मूलवंश के लोग, लेकिन मतलब अलग अलग नस्ल के लोग पीपल्स कहते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मतलब लोग नहीं होता है। अगर हम भीड़ में पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो पीपल्स का यूज नहीं कर सकते हम लोग। देयर आर मैनी पीपल कहेंगे, हम पीपल्स नहीं कहेंगे। देयर आर 3 कैटल्स नहीं कहेंगे, देयर आर 3 कैटल कहेंगे।
ओके, ये वैसे ही आपको अगर इन्फेंट्री, क्रू, इन सब का भी प्लूरल बनाना है तो वही होगा। आगे देखते हैं। अगर किसी नाउन के बाद प्रीपोजिशन है, फिर कोई सिंगुलर नाउन है, ठीक है, उसके बाद फिर कोई प्रीपोजिशन है या फिर वर्ब है, तो इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, जब दो नाउन, सेम नाउन, ठीक है, किसी एक प्रीपोजिशन से जुड़ के आए तो उसके बाद वर्ब कैसा लगता है, सिंगुलर लगता है। जैसे मैं बताऊं आपको, विलेजेस आफ्टर विलेजेस हैव बीन डिस्ट्रॉयड। अब ये दोनों एक प्रीपोजिशन से दोनों तरफ सेम नाउन आया है, ठीक है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दूं आपको ऐसे करके, सेम नाउन, ठीक है, सेम नाउन मैंने नोट कर दिया। क्यों, आपको समझ में आएगा, क्योंकि आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, आफ्टर से पहले भी विलेजेस है, बाद में भी विलेजेस है। तो ये आपको मैंने बोला कि जब किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में दोनों सेम नाउन का यूज हो तो वो दोनों नाउन क्या होंगे, सिंगुलर नाउन होते हैं। विलेजेस का यूज ना होके विलेज होगा, और आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो हैव बीन ना होके हैज बीन होगा। अगर मैं लिखूं पेजेस आफ्टर पेजेस तो गलत है, पेज आफ्टर पेज, एक के बाद एक गाँव, एक के बाद एक पेज, क्योंकि एक ही बार में सब पेज तो नहीं पलटोगे, एक एक करके ही पलटोगे, है ना, इसलिए कहते हैं, या फिर पढ़ नहीं पाओगे एक ही बारे में सारा पेज। चलो 12 नंबर सवाल कह रहे हैं, शिप, डियर और हेडक्वार्टर्स और इनिंग्स, ये सब के सब क्या है ना, ये प्लूरल भी लिखोगे तो शिप ही होगा, सिंगुलर भी लिखोगे तो शिप ही होगा, एस नहीं लगा सकते। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में एक ही जैसा यूज होता है। दिस ऑल आर यूज्ड इन सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ वन शिप तो वन शिप ही होगा। क्या टू शिप्स लिख दें, नहीं, टू शिप ही होगा, शिप्स नहीं कह सकते इसको। बात समझ में आ गया ना, शिप्स कहना ही गलत है, टू शिप ही होगा, टू डियर ही होगा, टू हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर्स हमेशा एस लगा रहता है, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो। इनिंग्स में भी हमेशा एस लगा रहता है, चाहे वो एक हो, दो हो, तीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बोलता हूँ जैसे मुकेश हैज 10 शिप, 9 शिप्स आर ब्लैक बट 1 शिप इज वाइट। इसमें कहाँ एरर है, खोजो। कहोगे कुछ गलत नहीं है, सही है, बिकॉज यहाँ पे 10 शिप तो सही है, 1 शिप सही है, लेकिन यहाँ पे 9 शिप्स है ना, ये गलत है, ठीक है। उसके पास जो भेड़े हैं वो 9, वो क्या हो जाएंगे, 9 भेड़ हैं, ठीक है। 9 शिप, ये समझ में आ गया, ये प्लूरल है, तभी हमने वर्ब प्लूरल लगा रखा है। 9 से समझ में आ रहा है, 9 शिप आर ब्लैक, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। 9 हो, 10 हो, 11 हो, चाहे कितना भी हो, आपको कुल मिला के यही देखना है कि वो सिंगुलर की तरफ से ही यूज होंगे, प्लूरल या फिर सिंगुलर या फिर प्लूरल में एक ही जैसे यूज होंगे, उनके फॉर्म में एस ई एस लगा के नहीं चेंज कर सकते हम लोग। कह रहा रूल नंबर 13, रूल नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जोश के साथ समझना। ये जो रूल है ना, ये टेंस के अंदर पढ़ा जाता है और कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर भी पढ़ने के लिए मिलता है, बहुत खतरनाक रूल है, ध्यान से सुनना। इफ के साथ, व्हेन के साथ, एज सुन एज के साथ, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, इन केस, इन सब के साथ जुड़ा हुआ जो सेंटेंस है, देखो जरूरी नहीं कि सेंटेंस के शुरुआत में आए। जैसे मैंने शुरू में पढ़ाया ना कि अंटिल वाला जो सेंटेंस, अंटिल से शुरुआत सेंटेंस के शुरू से भी हो सकती है, और वो अंटिल वाला सेंटेंस बीच में भी हो सकता है, लास्ट में भी, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जहां भी होगा, अंटिल, व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, अनलेस, अनटिल, इन केस, इनके साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, और जो दूसरा टेंस होगा, दूसरा सेंटेंस होगा, वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के अंदर होता है। ये चीज याद रखोगे। इन जनरली आपको इफ के साथ का देगा, इफ वाला सेंटेंस क्या करेगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ होता है, दूसरा फ्यूचर इंडिफिनिट के साथ होता है। तो हो सकता है वो दोनों को या तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में रख दे, या दोनों को फ्यूचर इंडिफिनिट में रख दे, या फिर एक को प्रेजेंट में रख दे, एक को पास्ट में रख दे, किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं वो लोग गलती करने के लिए। तो याद रखिए, इफ के जस्ट सटा हुआ पार्ट प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है, और दूसरा जो होता है वो फ्यूचर इंडिफिनिट में रहता है। जैसे देखो, मैं कहूँ इफ ही विल गो टू दिल्ली, ही विल सी रेड फोर्ट। अब इफ के जस्ट सटा हुआ पार्ट क्या है, फ्यूचर में है, विल आ गया तो क्या समझ में आ गया, फ्यूचर इंडेफिनिट में आ गया ये। तो इसको प्रेजेंट में करने के लिए क्या करोगे, ही के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म करेंगे हम लोग। तो इफ ही गोज टू दिल्ली, ही विल सी द रेड फोर्ट। आपको वर्ब का फॉर्म पता होना चाहिए कि V1 क्या है, V2 क्या है, विल का मतलब क्या है, इतना तो बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना। तो इफ के साथ अगर हम ही का यूज कर रहे हैं, तो ही के साथ वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होता है, ES लगा हुआ, ठीक है, या फिर S लगा हुआ। तो गोज हो जाएगा ना यहाँ पे विल के जगह पे, बिकॉज ये विल आ गया तो फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, और ये आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा। तो दूसरा एज इट इज रहेगा आपका
फ्यूचर इंडेफिनिट में रहेगा। या फिर इसको हम सेंटेंस में यहां से शुरुआत कर सकते हैं, ही विल सी द रेड फोर्ट, कोई गलत नहीं है। इफ ही गोज टू दिल्ली, अब देखो इफ जहां से आएगा ना उसके बाद वाला जस्ट सेंटेंस ही क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। जैसे हमने इसमें देखा इफ के जस्ट बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट है और दूसरा सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो हम पहले फ्यूचर इंडेफिनिट लिख देते हैं और इफ वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रख देंगे। बात वही हो गया कुल मिला के, चाहे इस क्लॉज को आगे लिख दो, चाहे इस मतलब इफ क्लॉज को आगे लिख दो या फिर इफ क्लॉज को बाद में लिख दो, ठीक है ना। सेकंड वाला क्लॉज जो बचा उसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, बशर्ते कि रूल को फॉलो करना चाहिए कि इफ वाला जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बाकी दूसरा जो क्लॉज है, दूसरा जो सेंटेंस है उसको फ्यूचर इंडेफिनिट में रखना है अपने को। और एक चीज रूल पढ़ो, रूल नंबर 14 क्या कहता है, इट इज के साथ अगर टाइम आया है, इट इज टाइम, तो उसके साथ सिंस आएगा और सिंस के साथ हैज या हैव आएगा और हैज हैव के साथ क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे इट इज 10 years सिंस आई सा हर। अब देखो 10 years देख के लगेगा ना कि ये पास्ट के बारे में बात की जा रहा है और एग्जाम में पास्ट इंडेफिनिट का यूज कर देगा आई सा हर, जो कि गलत है। क्या होगा, इट इज 10 years सिंस आई हैव सीन हर। ये चीज समझ में आ गया, इट इज 10 years, समय में आ गया ना 10 years, ठीक है 10 years, सिंस का यूज करेंगे और सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, आई हैव सीन हर। बात समझ में आ गया। रूल नंबर 14 भी यहाँ पे देखो, ये मेरे को नहीं कहना पड़े कि ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, पूरे ग्रामर में से 14-15 चैप्टर्स में से सिर्फ मैंने 52 रूल्स निकाले। इसका मतलब वो मतलब जितने स्टार करना कर लो, सब अपने आप में बहुत ही बेताज बादशाह हैं जो एग्जाम में दौड़ते रहते हैं, ये रंगीले बादशाह हैं। 15 नंबर सवाल देखो, फोर एंड सिंस का यूज भी कभी कभार बहुत तक खतरनाक हो जाता है हमारे लिए, हम गलत तरीके से यूज कर देते हैं एग्जाम में। जनरली मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फोर के साथ फोर उनके साथ यूज करते हैं जो गिनती की संख्या जैसे फील होते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर होते हैं, जैसे 1 ONE 1, TWO 2, THREE FOUR FIV डॉट डॉट डॉट, इन सब के साथ फोर का यूज करते हैं, या फिर ए या फिर एन के साथ भी फोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई समय या फिर कोई भी कुछ दिन समय कुछ भी हो जो कि निश्चित हो, फिक्स्ड टाइम हो, जैसे 1987, ये कोई गिनती की संख्या नहीं है। अगर आपका 1987 ईस्वी में जन्म हुआ तो कोई गिनती की संख्या नहीं है, एक फिक्स टाइम है। 1987 में आपने कोई कंपनी खोली या आपका कोई जन्म हुआ या फिर कोई इवेंट हुआ, उस सिचुएशन में सिंस का यूज करेंगे। जैसे देखा होगा आपने कोई कंपनी का नाम सिंस 2001, सिंस 2004, सिंस 1956, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज के ऊपर लिखा रहता है, मतलब समझ जाना कि वो उस टाइम से चल रहे हैं वो लोग, ठीक है ना। सभी चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना। जैसे अगर ये सेकंड, अब एक चीज़ है, देख जब हम गिनते हैं तो क्या गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते हैं, ऐसे नहीं गिनते ना फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको कहा जाए काउंटिंग करो, ठीक है ना, तो आप ये कहोगे 1 2 3 4 5, ये नहीं कहोगे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ 5, ऐसे नहीं बोलते, बेवकूफ़ की तरह। ये ऑर्डर में रखने के लिए वन मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड करते हैं, लेकिन काउंटिंग के लिए नहीं करते हम लोग। जब भी ऑर्डर में रखने वाला आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनके साथ भी सिंस का यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन जब भी स्पेलिंग में आ जाए या फिर वो नंबर आ जाए 1 2 3 4 वाला, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, सिंस का यूज़ करोगे। या फिर कोई समय फिक्स रहे, यस्टरडे, मंडे, या फिर कुछ भी 4 PM 6 AM, जो भी इस टाइप का चीज़ें रहेंगी, इनके साथ सिंस का यूज़ करते हैं। या फिर कोई अवस्था हो, जैसे बचपन से हम कोई काम कर रहे हैं, मॉर्निंग से कोई काम कर रहे हैं, सुबह से कर रहे हैं, ये तो अवस्था है ना, चाइल्डहुड, मॉर्निंग, तो वो चीज़ क्या हो गया, सिंस का यूज होगा इनके साथ, ठीक है ना। चलो जैसे यहाँ पे मैंने कहा 4 10 days, सिंस 2 PM, सिंस चाइल्डहुड, सिंस 1 March। अब इस साइड में बताओ क्या क्या एरर है, आपको बताना है इस सब में गलतियाँ क्या है। वीडियो को रोक के, क्या 5 के साथ 4 लगेगा, बिल्कुल लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 ये काउंटिंग नंबर है। फिर 4 years के साथ क्या 4 लगेगा, बिल्कुल भी काउंटिंग नंबर है। NR के पहले 4 लगेगा, AN के पहले भी 4 लगता है। मंडे के पहले सिंस लगेगा, बोलोगे मंडे के पहले, हाँ ये कोई फिक्स डेट का दिन का नाम है ना, मंडे से कोई काम कर रहे हो आप, तो सिचुएशन में सिंस का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अगर हम लोग 10 years को इस तरीके से भी लिखते हैं 10 10 वाला, तो भी 4 का यूज़ होगा। TEN लिख दें तो भी 4 का यूज़ होगा। लेकिन कोई साल का नाम आ जाए 2001 2002, तो उसके पहले सिंस का यूज़ होगा। 4 और सिंस का सबसे बेसिक रूल जो था पढ़ाने का, मैंने आपको पढ़ा दिया। इससे ज़्यादा डिटेल में जाके और बेसिक में जाके आपको कोई नहीं पढ़ाएगा।
60 नंबर कह रहा है आपसे एज और सो में क्या है भाई, सो के साथ ना एज का यूज होता है। एग्जाम में एज के साथ और एज के साथ देन का यूज कर देगा, ठीक है। एज के साथ कुछ भी यूज कर सकता है, तो एज के साथ दैट का यूज कर देगा, तो गलत हो जाएगा ये सब चीजें। एज और सो के साथ एज का यूज होता है। जैसे देखो, ही इज एज रिच लाइक आई। अब ये लाइक का यूज कहाँ से हो गया भाई, एज के साथ क्या आपने पढ़ा, एज का यूज होगा, लाइक कंजक्शन का गलत है, तो यहाँ पे हमने एज कहा। फिर क्या रहना, देखो ही इज एज रिच एज मी। एक चीज और कहो, यहाँ पे हमने नोट कर रखा है, आपको मैंने नोट में एक चीज लिख रखा है यहाँ पे, ध्यान से अगर देखोगे कि नोट में यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि एज के बाद ना सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे आई का सब्जेक्टिव क्या होता है, मी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक चीज बताना आपको भूल गया जो कि इंपॉर्टेंट था। आई खुद अपने आप में सब्जेक्टिव केस है, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया। आई क्या है भाई, सब्जेक्टिव केस है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमने मी का यूज कर रखा है ये तो गलत है, बिकॉज हमने कहा नोट में एज के साथ सब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो ही, आई, सी, यू, नेम, ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे एज के साथ क्या हो जाएगा, आई का यूज होगा, ना कि मी का। तो ये भी याद रखना, ऐसा नहीं कि एज के साथ सो के साथ एज यूज कर दिए, आगे कुछ हो कर देंगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है। ही इज एज रिच एज मी के जगह पे क्या होगा, एज रिच एज आई, ठीक है। आगे अगर कोई सब्जेक्ट है तो उसका तुलना सब्जेक्ट से करो, अगर किसी ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से करो। बात समझ में आ गया ना, ये चीज याद रखोगे आप। 17 नंबर नहीं, रूल नहीं है भाई, एक सवाल ही है। देखो कह रहा है यू आर नॉट सो रिच लाइक मी। पहली बात तो सो रिच लाइक तो नहीं होगा, एज होगा। दूसरी यहाँ पे एज के साथ क्या होगा, मी नहीं होगा। जब यू आर, यू क्या एक सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की तुलना क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट से नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई का यूज सही है, और लाइक की जगह पे क्या किया हमने, एज का यूज किया। बात समझ में आ गया, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा, इजी से सवाल था ये। ईच और एवरी के बारे में कुछ पढ़ो। ईच और एवरी के साथ क्या होता है, हमेशा एग्जाम में ना प्लूरल नाउन यूज कर देता है, ठीक है। ईच और एवरी के साथ प्लूरल नाउन यूज कर देता है। ये सभी हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, दिख रहा है आपको ना, हालत खराब हो जाती है इतने सारे काम में। तो ये सभी जो चीज़ है, तो मतलब इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार लाइक जरूर कर देना नहीं, हार्डवर्क के लिए। और दिन में 4-5 वीडियो क्रैश कोर्स की कह रहे हो, आप समझ रहे हो, इंसान हालत खराब हो जाएगा एक सिंगल इंसान अगर इतना कर दे, क्योंकि एक एक क्रैश कोर्स के ऊपर मेरे को 3-3 घंटे देने पड़ रहे हैं। अपने आप में बहुत टफ टास्क है, बट टेंशन न लो कि एग्जाम के पहले मैं इतना क्रैश कोर्स करा दूंगा ना, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो या फिर रहेगा, आप सफिशियंट हो जाओगे कम टाइम में प्रिपरेशन के लिए। ईच और एवरी के साथ आपको सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करना, प्लूरल का यूज नहीं करना। जैसे ईच गर्ल्स का गलत है, ईच गर्ल होगा, और आर का यूज गलत है, इज होगा, ठीक है। एग्जाम में ईच के साथ देखना, हमेशा देखना, आपके एग्जाम में वही करेगा, प्लूरल का यूज करा देगा जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ईच के साथ क्या होगा, गर्ल का यूज होगा, ईच गर्ल इज ब्यूटीफुल, ओके। चलो, एवरी के साथ भी वही चीज है, बॉयज का यूज करना गलत है और हैव का यूज करना गलत है, एवरी बॉय होगा, क्योंकि वॉइस क्या है, प्लूरल है, तो सिंगुलर करो, और हैव क्या है, प्लूरल है, तो हैज करो, ठीक है। अब देखो एक वर्ड है ईच एंड एवरी। कुछ लोग सोचेंगे ना ईच एंड एवरी ये दोनों मिलके क्या हो गया, प्लूरल हो गया, नहीं। ईच एंड एवरी के साथ भी सेम चीज होता है। मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर नोट में लिख देता हूँ यहाँ पे, ईच एंड एवरी भी आएगा ना, ईच एंड एवरी प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब, ये चीज याद रखोगे। ईच एंड एवरी के साथ भी क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो यहाँ पे देखा आपने ईच एंड एवरी, तो गर्ल्स नहीं कर सकते हम लोग, ईच एंड एवरी गर्ल होगा, और हैव के जगह पे हैज ही होगा। राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का अधिकार है सबको। ईच एंड एवरी का भी बहुत बार देखा है मैंने एग्जाम में, ये बहुत बीबीआई रूल है, वैसे तो सब बीबीआई, लेकिन इसको थोड़ा सा सुन लेना, जल्दी लोगों से भूल जाते हैं ऐसे रूल्स को, भूलना मत। ईच एंड एवरी के साथ भी सिंगुलर सिंगुलर सब कुछ यूज होने वाला है। रूल 18 कह रहा है आर्टिकल से रिलेटेड है। देखो अगर कोई आर्टिकल है ए एंड द, उसके बाद अगर कोई नाउन है और फिर एंड से जुड़ा हुआ है, उसके बाद फिर कोई आर्टिकल है और फिर कोई नाउन है, ठीक है, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। मैं समझाऊंगा इसका मतलब क्या होगा। अगर फिर कोई आर्टिकल है सेकंड में
उसके साथ कोई नाउन है, उसके साथ एंड है और फिर डायरेक्टली नाउन है, तो उसके साथ वर्ब का सिंगुलर, मतलब वर्ब सिंगुलर होगा। इसको एक बार खुद से पढ़ोगे आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, जैसे मैंने कहा ना कि एक द का यूज किया, आर्टिकल है, द ऑनर एंड द सीईओ। अब ध्यान से सुनना, एंड के साथ हमने दो आर्टिकल का यूज किया, दो नाउन का यूज किया, किया ना मैंने, द ऑनर एंड द सीईओ। अब दोनों नाउन के पहले मैंने क्या किया, आर्टिकल का यूज किया, सीईओ के पहले भी द, ऑनर के पहले भी द। पर इसका मतलब हो गया ना कि वो दो लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ऑनर जो है वो कोई और है, सीईओ कोई और है। जब दो अलग अलग चीज हो गए तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, हैज का। वही चीज मैंने ऊपर लिखा था, अगर आर्टिकल आ गया नाउन के साथ, एंड के बाद फिर आर्टिकल आया और फिर नाउन आया, तो वो प्लूरल वर्ब फिर यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हैज का यूज ना करके हैव करेंगे, बिकॉज यहाँ पे दो लोग हैं। बात समझ में आया ना। वही अगर मैं कहूँ ना कि नहीं, इसको अगर एक बार करें तब, जैसे द सीईओ एंड ऑनर हैव कम। अब ऑनर के पहले देखो आर्टिकल यूज नहीं है, मतलब समझ में आओ, जो सीईओ है ना वही ऑनर है, उसके लिए एक ही बार आर्टिकल का यूज किया हमने, दोनों का आर्टिकल पहले यूज हो गया है, ठीक है। अगर यहीं पे द लगा दूं तो दोनों अलग अलग लोग हो जाएंगे, लेकिन मैं द यहाँ से हटा दूं तो ऑनर और सीईओ को एक ही इंसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ना कि मैं ए टू जेड स्टडी का, मैं ऑनर भी हूँ, सीईओ भी हूँ, मैंने किसी को सीईओ के लिए हायर नहीं कर रखा, मैं सब कुछ मैनेज कर रहा हूँ, मैं उसका मालिक भी हूँ और चीफ एग्जीक्यूटिव भी हूँ, ठीक है, सब कुछ मैं खुद हूँ, तो मैं एक सिंगुलर इंसान हूँ। लेकिन मान लेता हूँ कि मैं ऑनर हूँ और किसी और को मैं सीईओ बना दूँ, तो दो लोग हो जाएंगे। बट यहाँ पे समझ में आ गया, जब सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगा, हैव की जगह पे सिंगुलर हो जाएगा, हैज। ओके, आगे देखो, ये आर्टिकल से ही भरपूर नहीं है, वहीं पे अगर कोई पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, जैसे माई, आर, ठीक है, ऐसे टाइप का, जैसे माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड हैव कम। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो अंकल हैं वो, अंकल के पहले भी हमने किसी एक आर्टिकल का यूज तो नहीं किया, यहाँ पे पोसेसिव प्रोनाउन का जिक्र नहीं है, दिमाग में रखना, कोई पोसेसिव प्रोनाउन आ जाए, ठीक है, कोई प्रोनाउन आ जाए और एंड से जोड़ने के बाद फिर कोई, देखो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे नाउन है, उसके पहले भी यहाँ पे एक प्रोनाउन आ गया, तो मतलब दो लोग हैं, मेरे अंकल और मेरा बेस्ट फ्रेंड, दो लोग हैं, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल होगा। लेकिन यहीं पे क्या करें, माई अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पे माई हटा दे, माई अंकल एंड बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब क्या हो गया, माई किसी एक के लिए यूज हुआ, मतलब दोनों के लिए एक ही बार यूज हो गया, अंकल के लिए भी बेस्ट फ्रेंड के लिए भी। मतलब मेरे जो अंकल है ना, आप समझ में आ रहा है, वही मेरे बेस्ट फ्रेंड है, दो अलग अलग लोग नहीं है। पहला सेंटेंस अंकल एंड माई बेस्ट फ्रेंड, मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड कोई और है और अंकल कोई और है, जब दो लोग हो गए, लेकिन किसी एक के पहले ही सिर्फ यूज किया गया पोसेसिव प्रोनाउन या फिर आर्टिकल, ये दोनों के दोनों लोग एक ही इंसान जो है, में दोनों चीज है, मेरे अंकल भी हैं वो बेस्ट फ्रेंड भी है। जब एक ही इंसान है तो उसके लिए हैज का यूज करो, सिंगुलर का, ठीक है। अब मैं ये कहूँ अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट्स आर कमिंग, क्या ये सही है, देखो एक सफेद और एक ब्लैक, दो कैट हैं, तो यहाँ पे आर का यूज होगा। यहीं पे अगर मैं एक एक को हटा दूं, अगर यहाँ से एक एक को हटा दूं, मैं ये लिख सकता हूँ ना, अ वाइट एंड ब्लैक। अब ये क्या हो जाएगा, कैट, कैट्स नहीं होगा, इज कमिंग हो जाएगा। अब ये सही है, ठीक है, दोनों सही है, ऊपर वाला भी वाइट एंड ब्लैक, ये भी सही है, बिकॉज यहाँ पे ए ब्लैक था, ए वाइट था, दो बिल्लियां होगी, तो कैट्स का यूज किया हमने, आर का यूज किया। लेकिन सेकंड में अ वाइट है एंड सिर्फ ब्लैक है, मतलब एक ही बिल्ली जो है ना, वाइट भी और ब्लैक भी है, मतलब दो रंग की बिल्ली है, एक ही बिल्ली में दो कलर है, व्हाइट एंड ब्लैक, इज कमिंग, ठीक है। रूल नंबर 19 देखो क्या कह रहा है, इधर और का यूज कर लेना, मैंने शुरू में पढ़ाया, नेदर नॉर का यूज शुरू में पढ़ाया, नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज पढ़ाया, और नॉर, ये दोनों चीजों को याद रखना। अलग से भी और नॉर जब सेंटेंस में आ जाए तो ये वर्ब का प्रयोग नजदीक वाले सब्जेक्ट के साथ होगा, ठीक है। इन सब के साथ वर्ब का प्रयोग जो है ना, इनके नियरेस्ट जो सब्जेक्ट है उनके अनुसार होगा। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रुला देता है लोगों को। जैसे ये कह रहा है ना, जैसे देखो मैं एक चीज दिखाता हूँ सेंटेंस आपको, इसके अंदर एग्जाम्पल देखो आपके सामने, कह रहा है इधर यू और आई डूइंग वेल। अब इसके अंदर क्या फिल करें, तो सर देखो यहाँ पे दो लोग हैं, यू एंड आई, तो यहाँ पे क्यों ना हम आर का यूज कर दें। अब डूइंग है तो हैज हैव तो कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये हैज हैव के साथ डन का यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम आर का यूज क्यों नहीं करते हैं, यू एंड आई है,
मैंने बोला जब भी सेंटेंस में इधर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये और नॉर, ये सभी चीजें आ जाए, उनके बाद सेकंड से जो इसके नियरेस्ट, जो यहाँ पे आप वर्ब फिल कर रहे हो, इस वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? आई। तो आई के अनुसार क्या फिल होगा? एम। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे दूं आपको, कह रहा है एम यू और आई डूइंग वेल, कहोगे ठीक है, यहाँ पे और आ गया, तो यहाँ पे और के जस्ट बाद आई है, तो हमने यहाँ पे एम का यूज किया। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं है, आपको कहा गया जब भी सेंटेंस में और आ जाए, इधर नॉर आ जाए, जो भी आ जाए, तो मान लो जहां पे वर्ब यूज किया है उसके जस्ट बगल बगल कौन सा सब्जेक्ट है? यू है। वर्ब के जस्ट अगल बगल जो सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट के अनुसार यूज करना है। तो यू के साथ क्या आप एम का यूज करते हो? नहीं, यू के साथ आर का यूज होता है। तो यहाँ पे परफेक्ट क्या होगा? आर यू होगा, ठीक है ना, ए में, तब जाके ए सही होगा। ओके, बात समझ में आ रहा है? और ये सब आ जाए ना, इधर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और नॉर, तो वर्ब क्या होगा भाई? सब्जेक्ट जो नियरेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे वर्ब को। तो एम का यूज गलत है, ये वाला जो है ये गलत है। आगे देखो, कह रहे अगर विथ है, along विथ है, टुगेदर विथ है, एज वेल एज एंड नॉट है, ये सब का वर्ब का प्रयोग, ये सभी अगर सेंटेंस में आ जाए तो वर्ब का प्रयोग क्या करेंगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे विथ, along विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, एंड नॉट अगर सेंटेंस में आ जाए। जैसे ये सेंटेंस में आपको एक देता हूँ, चलो फिर आपको समझ में आ जाएगा। इन दोनों एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट था ना ये क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। कह रहे देखो, यू विथ योर ब्रदर, ये ब्रदर है, हैज डन विद, ठीक है ना, तुमने अपने भाई के साथ अच्छा किया या फिर अच्छा कर चुके। अब मेरे को एक बात बताओ, यू विथ योर ब्रदर हैज डन विद, अब ये जो चीज़ है हैज डन होगा या फिर हैव डन होगा? तो जब भी विथ आ गया तो योर ब्रदर के अनुसार आपने तो हैज कर दिया, लेकिन कहा गया विथ आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, अलॉन्ग विथ आ जाए, ये सभी आ जाए ना, एज वेल एज एंड नॉट आ जाए, तो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आप करोगे फिर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यू हैव डन विद, तो यहाँ पे क्या होगा? हैव। क्यों ऐसा क्यों किया गया? अगर हम हिंदी करें तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? यू विथ योर ब्रदर, आपने अपने भाई के साथ अच्छा किया, अच्छा किया है। तो किसने अच्छा किया है? आपने ना, आपके भाई ने थोड़ी, आपने। तो आपने के लिए कौन सा वर्ड यूज किया मैंने? यू। यू के साथ तो हैज लगेगा नहीं, हैव ही आता है। ये जो सीन है यहाँ पे हैव होगा, हैज का यूज गलत है। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ, देखो, माई ब्रदर अलॉन्ग विथ 5 बॉयज आर कमिंग, मेरा भाई जो है 5 लड़कों के साथ आ रहा है, तो मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? 5 लड़कों का कि भाई का? तो भाई का। अब अलॉन्ग विथ के अनुसार अगर सब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे आर का यूज ना करके इज का यूज करें। ठीक है, माई ब्रदर सिंगुलर है, तो यहाँ पे आर का यूज ना करके इज का करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा भाई 5 दोस्तों के साथ आ रहा है, तो मेरा फोकस तो मेरे भाई पे है ना, कि मेरा भाई आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं भाई के लिए सिंगुलर वर्ड यूज करूंगा, सिंगुलर वर्ब यूज करूंगा, तो सिंगुलर में इज हो जाएगा। आगे चलो, कह रहा है फॉर्मर और लेटर का मतलब समझ लो, फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब समझ लो। ठीक है, फॉर्मर का मतलब होता है पहले और बाद वाला, ठीक है, और फर्स्ट एंड लास्ट का मतलब भी होता है पहले और बाद वाला। तो दो में फ़र्क क्या होता है, ये चीज़ें समझ लो अभी आप। देखो, जब भी ना आपको एक चीज़ समझ में आएगा, फॉर्मर और लेटर का यूज़ फर्स्ट एंड लास्ट का, दोनों का हिंदी एक ही होता है। जब भी केवल दो में से पहले के बारे में अगर, या फिर पहले और बाद वाले को चुनना हो, तो सबसे पहले वाले के लिए फॉर्मर का यूज़ करेंगे और बाद वाले के लिए लेटर का यूज़ करेंगे। जब दो ही चीज़ हो तब, क्या मैंने बोला, जब केवल और केवल कहीं दो चीज़ें रखी हुई हो, या फिर दो इंसान हो, दो में से पहले को बताना हो, या दो चीज़ों में से पहले का जिक्र करना हो, तो फॉर्मर का यूज़ करेंगे, और बाद वाले का, लास्ट वाले के लिए हम लास्ट का यूज़ ना करके लेटर का यूज़ करेंगे। लेकिन जब बहुत सारे लोग हों, दो से ज़्यादा हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 200 300, उनमें से पहले वाले के जिक्र करना है ना, तो फर्स्ट का यूज़ करेंगे, और जब से लास्ट वाला जो है उसके लिए लास्ट का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गया? सिंपल लैंग्वेज था ये। जैसे राम एंड मोहन आर 2 ब्रदर्स, फर्स्ट इज डल बट लास्ट इज इंटेलिजेंट। यहाँ पे 2 भाई हैं, सवाल में क्या रखा, कितने भाई हैं भाई? 2 भाई हैं। जब पता है 2 हैं, तो हम फर्स्ट का यूज़ और लास्ट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, फॉर्मर का यूज़ करेंगे, लेटर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने वही तो कहा ना, फॉर्मर और लेटर का फ़र्क क्या होता है।
चलो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको, राम एंड मोहन आर टू ब्रदर्स। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये सही है। लिख रहा ना कि फॉर्म फर्स्ट के जगह पे क्या लिखोगे आप, फॉर्मर। फॉर्मर इज डल बट लेटर इज क्या भाई, इंटेलिजेंट। ये चीज समझ में आ गया, ये अब सही है ये गलत है। लास्ट में और फर्स्ट में आपका फर्क समझ में आ गया ना, यहाँ पे जो गलती छिपी हुई थी आप फटाफट चुन सकते थे। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहे 10 बॉयज आर देयर द फॉर्मर वन इज टॉल बट द लेटर वन इज ड्वार्फ। ठीक है, मतलब जो पहला है 10 लड़कों में से लंबा है, जो दूसरा है ना, सॉरी 10 लड़के हैं जिसमें से पहला जो है लंबा और जो आखिरी वाला है वो क्या ड्वार्फ है, मतलब बौना है। तो कितने लोग हैं, 10 बॉयज हैं। जब 2 से ज्यादा हो गए तो यहाँ पे हम फॉर्मर का यूज नहीं करेंगे, फर्स्ट का यूज करेंगे। तो क्या बनेगा इसका सही आंसर, 10 बॉयज। थोड़ा मैं साफ साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। 10, देखो साफ मैं लिखूं तो इतना ही साफ लिख सकता हूँ, इससे ज्यादा साफ नहीं लिख सकता। आर देयर द फर्स्ट वन इज टॉल बट, अब ये द लेटर की जगह क्या होगा, द लास्ट। द लास्ट वन इज क्या भाई, ड्वार्फ है वो। ओके चलो ये सही है, अब ये गलत है। इसमें कहाँ गलत है, द लेटर और द फॉर्मर में यहाँ पे मिस्टेक कर रखा गया है। चीज़ों को समझते जाओ, सब कुछ सवाल में छुपा रहता है, बशर्ते कि रूल याद होना चाहिए। रूल नंबर 22 कह रहा है फर्स्ट और फॉरमोस्ट में क्या फर्क है। कभी कभार फर्स्ट और फॉरमोस्ट का मतलब हम सब एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों का अर्थ ही अलग अलग है, मीनिंग ही अलग होता है। फर्स्ट का मतलब होता है 2 से अधिक लोगों में से प्रथम। अभी जस्ट हमने पढ़ा जब 2 चीजें हों तो उसके लिए पहला के लिए फॉर्मर का यूज करेंगे, जब 2 से अधिक चीजें हों उनमें से पहले के लिए फर्स्ट का यूज करेंगे। लेकिन फॉरमोस्ट का मतलब होता है ना कि महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे नेहरू वाज द फर्स्ट पर्सन इन इंडिया। क्या नेहरू इंडिया के प्रथम आदमी थे, क्या उनके पहले कोई इंसान नहीं बना था इंडिया में, वो गलत बात है, वो महत्वपूर्ण आदमी थे, इंडिया के लिए महत्वपूर्ण थे उस टाइम। तो ये फर्स्ट का यूज कर दिया जाता है, जबकि वहां पे फॉरमोस्ट का यूज होगा। नेहरू वाज द फॉरमोस्ट पर्सन इन इंडिया, मतलब वो इंडिया में क्या थे, प्रथम नहीं थे बल्कि महत्वपूर्ण आदमी थे। वहीं पे कहूं मैं आपको, नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेहरू जो थे इंडिया के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं था, ये कह सकते हैं पूरे इंडिया का। तो ये जो चीजें हैं इनको इस तरीके से समझते जाओ, बहुत ही बेसिक सी चीजें, एक बार समझ जाओगे आगे छोड़ते चले जाओगे। मैं कहता हूं फर्दर एंड फार्दर। ठीक है, फर्दर का मतलब होता है आगे वाला और फार्दर का मतलब होता है दूर वाला। फादर नहीं, फार्दर, आर यहाँ पे साइलेंट लगता है, फादर। ठीक है, मतलब दूर का। जैसे मैं कहूँ आई नो फादर ट्रेन टू पटना, मैं दूर का ट्रेन जानता हूँ। क्या दूर का ट्रेन होता है या फिर अगला ट्रेन होता है। अगर मान लो आपकी थोड़ी एग्जाम हो रही है और एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम में एग्जिट बायोमेट्रिक कराते हैं ना, मतलब बाहर जाने से पहले एक बार बायोमेट्रिक करा रहे हैं, या फिर नहीं भी करा रहे हैं तो मतलब छोड़ने में टाइम लगा रहे हैं, ऑटो आ गया बीच में, बहुत सारे मतलब आपको देरी हो गई ट्रैफिक की वजह से, तो आपका जो मान ली 12 बजे छुट्टी हुआ, 12:30 का ट्रेन था, आपका बहुत सारा मतलब आने जाने में मतलब जंक्शन पे पहुंचते पहुंचते ट्रेन चली गई। तो आपका दोस्त होगा बोलेगा अगला ट्रेन मेरे को पता है, ये थोड़ी कहेगा कि दूर वाला ट्रेन पता है। ट्रेन दूर का नजदीक का क्या होता है, अगला ट्रेन पता होगा ना उसको कि अगली ट्रेन कौन है जो कि आपके गाँव या फिर आपके एरिया में जाती होगी। तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, फार्दर का यूज ना करके फर्दर का यूज करेंगे। क्या होगा, आई नो फर्दर ट्रेन टू पटना। ये जो चीजें सही है इनको इस तरीके से लिखोगे। वहीं पे इसमें लिखा आई नो फर्दर प्ले ग्राउंड फ्रॉम माई हाउस। मेरे घर से अगला प्ले ग्राउंड कौन है वो नहीं पूछा जा रहा है, घर से अगला प्ले ग्राउंड नहीं, घर से दूर वाला प्ले ग्राउंड पूछा जा रहा है। तो आई नो फार्दर प्ले ग्राउंड फ्रॉम माई हाउस, क्योंकि घर से अगला प्ले ग्राउंड क्या, घर आपका प्ले ग्राउंड थोड़ी है कि उससे अगला प्ले ग्राउंड। ठीक है ना, तुलना थोड़ी सी सही चीजों का किया जाता है। अगर घर कोई प्ले ग्राउंड हो, अगर मैं कहूँ ना कि मैं इस वाले प्लेग्राउंड से अगला वाला प्लेग्राउंड जानता हूँ तो उसमें आप फर्दर कर सकते हो, लेकिन घर कोई प्लेग्राउंड नहीं है जो घर की तुलना प्लेग्राउंड से कर रहे हैं हम लोग। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सिचुएशन में फार्दर सही है कि घर से दूर का जो प्लेग्राउंड है वो बताओ, ताकि वहां पे खेलेंगे जी भर के, कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा, मम्मी चिल्लाएगी नहीं आ जाओ बेटा आ जाओ आ जाओ, ऐसा वो सीन नहीं है। ठीक है ना, चलो अगला देखो, ये बहुत ही वीवीआई रूल है, जूनियर सीनियर इन्फेरियर सुपीरियर प्रीफर और प्रिफरेबल। इन सब के साथ ना
टू का यूज होता है। क्या होता है इन सब के साथ टू का यूज होता है। एग्जाम में देन का यूज कर देता है, जो कि गलत है। एग्जाम में देन का यूज कर देगा जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, इंफीरियर के साथ, सुपीरियर के साथ, प्रीफर के साथ, प्रीफरेबल के साथ। ये थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करना, हमेशा टू याद होता है। और मेनली ना आपको जूनियर, सीनियर और प्रीफर के साथ एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बट आपका पूरा टाइम, ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं सबको याद रखना, छोड़ना कुछ भी नहीं है जो मैं यूट्यूब वीडियो पे दे रहा हूँ इसके अंदर। जैसे यू आर जूनियर देन मी, तो जूनियर जी कोई सीरियल नहीं देख रहे हो, जूनियर देन जी हम बचपन देखते थे ना, वो वाला नहीं। यहाँ पे जूनियर के साथ टू का यूज करोगे, देन नहीं करना। जूनियर जी बचपन में देखा करते थे कि नहीं, बहुत मजा आता था। तो वो वाला जी एग्जाम करके जो बोलता था तो देन नहीं यूज कर लेना उसको, मतलब रिलेट करके। तो जूनियर टू का यूज करोगे आप। आगे चलो, अगर मैं बोलूँ ना प्रीफर, आई प्रीफर कॉफी देन टी, तो प्रीफर कॉफी टू टी होगा, बिकॉज प्रीफर के साथ हम लोग देन का यूज करेंगे, ये पाप हो जाएगा हमारे लिए। आगे चलो, कह रहा प्रीफर के साथ अगर नाउन है, उसके साथ अगर बिफोर है, या तो नाउन होगा या फिर बिफोर होगा, तो वो टू के साथ जुड़ के आया है, तो आगे वाला भी कोई या तो नाउन होगा या फिर वर्ब का चौथा फॉर्म होगा। जैसे देखो, ये कह रहा है आई प्रीफर कॉफी टू टी, कॉफी भी नाउन है, टी भी नाउन है। या फिर क्या, आई प्रीफर रीड टू स्लीप कहना गलत है। ये रीड वर्ब का फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म नहीं होगा। देखो प्रीफर के साथ, प्रीफर और टू के साथ ना जब दो चीजें नाउन या वर्ब आ जाए या फिर वर्ब जुड़ के आए, तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है दोनों साइड में। और एग्जाम में यही गलती दे देता है। ये दे देगा आई प्रीफर रीड, ये दे देगा, देखो ऐसे एग्जाम में देगा आई प्रीफर रीड टू स्लीप देगा, या फिर देगा आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीप दे देगा। यहाँ पे रीडिंग कर देगा लेकिन बाद में टू स्लीप कर देगा। तो याद रखना आई प्रीफर रीडिंग टू स्लीपिंग, दोनों साइड वही फोर होगा। ठीक है ना, जब भी प्रीफर को टू के साथ जोड़ के और दो वर्ब का जो है पेयरिंग पूछा जाए, तो दोनों साइड आईएनजी फॉर्म में रहेगा, जीरंड फॉर्म में रहेंगे। ये चीज याद रहेगा आपको। चलो 26 नंबर कह रहा है वन ऑफ द के साथ प्लूरल नाउन का यूज होता है। वन ऑफ द के साथ क्या होता है भाई, प्लूरल नाउन का यूज होता है। तो वन ऑफ द, तो वन ऑफ के साथ क्या बोला मैंने, प्लूरल नाउन। तो आपको यही चीज ध्यान देना है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय कहना गलत है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉयज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। अब वन ऑफ द का क्या मतलब हुआ, वन ऑफ द का मतलब बना कि बहुतों में से किसी एक को निकाल रहे हैं। तो मतलब द बेस्ट बॉयज, बहुत सारे जो बेस्ट बॉयज हैं उनमें से वो एक है। तो ये तो बहुत सारे लोग हैं, उनमें से एक को निकाल रहे हैं, तो इसमें इनकी गलती क्या है जो इनको हम सिंगुलर करें। तो जो बहुत लोग हैं उनको तो प्लूरल में ही छोड़ो। ठीक है, जो बहुत सारे बेस्ट लोग हैं उनमें से हम एक को निकाल रहे हैं ना, ही इज, इसलिए ही के साथ इज तो आएगा ही आएगा। लेकिन वन ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल नाउन का यूज होता है, याद रखोगे आप। धीरज सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। अब बेस्ट टीचर नहीं, बहुत सारे अच्छे शिक्षकों में से ये भी एक अच्छे शिक्षक हैं धीरज सर, ऐसा बोलोगे। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, धीरज सर इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स। बहुत सारे जो अच्छे टीचर्स हैं उनमें से एक धीरज सर भी है। दैट इज क्लियर। आगे देखो 27 नंबर रूल्स कह रहा है नो प्रीपोजिशन लास्ट और नो प्रीपोजिशन नेक्स्ट। मतलब लास्ट और नेक्स्ट के पहले कभी भी प्रीपोजिशन नहीं आता है जनरली, या फिर लास्ट के साथ अगर मंथ आ जाए या फिर डेज आ जाए तब। जैसे देखो कह रहा है ना कि ही केम हियर ऑन लास्ट मंडे। अब ये लास्ट मंडे है तो इनके साथ ऑन का यूज करना गलत है, प्रीपोजिशन का यूज ही नहीं करेंगे, एग्जाम में कर देता है। तो क्या करोगे, ही केम हियर लास्ट मंडे। बाकी फिक्स्ड प्रीपोजिशन की अलग से वीडियो आएगी, 1.5 घंटे की, 2 घंटे की, जो भी हो जाए। ठीक है, या फिर 1 घंटे की हो, वो अलग से आएगी। बट यहाँ पर प्रीपोजिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल है। लास्ट मंथ, लास्ट डे, ऐसे करके कुछ डेट या फिर मंथ का नाम रहे लास्ट या नेक्स्ट के बाद, तो नेक्स्ट लास्ट से पहले प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। जैसे यू विल कम हियर ऑन नेक्स्ट संडे, ऑन क्या प्रीपोजिशन है, नेक्स्ट संडे के पहले क्या आएगा, ऑन का यूज करना गलत है। क्लियर है ना, इसको पढ़ लोगे 1-2 बार खुद से समझ में आ जाएगा। देखो ऑन के साथ कब आएगा, नेक्स्ट और लास्ट के साथ ऑन कब आता है, जब बीच में किसी डेज का नाम या फिर मंथ का नाम आएगा तब। यहाँ पे क्या मैंने बोला था आपको कि लास्ट और नेक्स्ट के बाद मंथ और डेज का यूज किया हुआ था, इसलिए मैंने लास्ट और नेक्स्ट के पहले ऑन का यूज नहीं करा। लेकिन लास्ट और नेक्स्ट से पहले अगर कोई मंथ और डेज का नाम आ जाए तो हम उसके पहले ऑन का यूज कर सकते हैं। ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जैसे कह रहे हैं ही केम हियर ऑन मंडे लास्ट,
मंडे का यूज पहले हो गया लास्ट के, तो मंडे के पहले हम ऑन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे संडे नेक्स्ट है तो संडे के पहले ऑन का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रूल नंबर 29 क्या कह रहे हैं, अगो और लास्ट, ये देखकर आप समझ जाना ना, ये दोनों पास्ट इंडिफिनिट में जनरली यूज होते हैं। इसमें पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अंदर यूज होते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि ही कम्स हियर अ मंथ अगो, वो अगो आ गया तो ये पास्ट का होगा, जब पास्ट का है तो ये कम्स नहीं होगा, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज करना गलत है, ये पास्ट इंडिफिनिट के अंदर यूज होना चाहिए था। तो कम्स का क्या बन जाएगा, केम बन जाएगा। तो एगो और लास्ट देख के समझ जाना होगा एंड में कि सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट में जा रहा है, उस सेंटेंस को गलत तरीके से यूज करा होगा तो आप पास्ट इंडिफिनिट में ले जाना उसको, ठीक है। बहुत वीवीआई रूल है। 30 नंबर कह रहे हैं अगो वर्सेस बिफोर, दोनों में क्या फर्क होता है। एगो का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले होता है। देखो फर्क है ना कि एगो के साथ ना पास्ट इंडिफिनिट का मतलब एगो का यूज ना पास्ट इंडिफिनिट टेंस में यूज होता है और बिफोर का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होता है। जनरली ज्यादातर आपने देखा होगा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर बिफोर का यूज करेंगे और पास्ट इंडिफिनिट के अंदर एगो का यूज करेंगे। जैसे कह रहे राम केम हियर अ मंथ बिफोर, तो 1 साल पहले आया है, तो ये चीज गलत है, अगो का यूज करोगे। जब भी कहते ना वो तो पहले ही आ चुका है, ठीक है, या फिर आ चुका था, कहते ना आ चुका था तो पहले ही आ चुका था, तो पहले जब बिफोर वाला यूज कर रहे हैं हम लोग उसके साथ क्या करोगे, हैड कम का यूज करोगे। या फिर बिफोर का यूज ना अगर प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पास्ट में यूज करें तो पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं कर, पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे बिफोर के साथ। अगर पास्ट इंडिफिनिट करें तो बिफोर की जगह पे एगो का यूज करेंगे। बहुत वीवीआई रूल है ये भी। अब देखो ये सभी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी थी ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट। रूल नंबर 11 जो मतलब रूल नंबर 31 जो है इसका यूज मैंने पहले भी पढ़ा दिया आपको इफ क्लॉज में, बट समझना इफ क्लॉज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा क्यों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये सभी चीजें। देखो इफ के साथ अगर मैंने बोला प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो अगला फ्यूचर इंडिफिनिट होगा, या फिर सेंटेंस को फ्यूचर इंडिफिनिट से करेंगे और आगे इफ कर देंगे तो इफ के जस्ट बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। ये चीज मैंने पहले ही पढ़ाया था। जैसे इफ यू विल कम टू पटना यू विल मीट मी, ठीक है, तो ये यू विल तो नहीं होगा ना, इफ के साथ क्या होगा, इफ यू कम टू पटना, ये चीज सही है। लेकिन अगर सेंटेंस इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, ध्यान देना, अगर इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, काल्पनिक, जो सिर्फ कल्पना के लिए, काल्पनिक कल्पना किया जा सकता है, रियलिटी में वो चीज नहीं हो, तो इफ के साथ क्या होगा भाई, इफ प्लस इमेजिनरी सेंटेंस होगा और सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 होगा। इमेजिनरी सेंटेंस में क्या होता है, इफ के साथ वर का यूज होता है, याद रखोगे, इफ के साथ क्या होगा, वर का यूज होगा। जैसे और दूसरा सेंटेंस जो होगा वो वुड प्लस V1 के साथ होगा, या फिर सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 से हम स्टार्ट करें तो इफ वाला क्लॉज होगा, इमेजिनरी सेंटेंस होगा। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ठीक है, तो यहाँ पे वुड की जगह पे कैन कर देता है एग्जाम में, तो क्या करते हैं आई कैन फ्लाई इन द, या फिर आई कुड फ्लाई, तो गलत हो जाएगा। ये इफ के साथ ना जब काल्पनिक सेंटेंस है या फिर एज इफ के साथ वर का यूज ही होता है। यहाँ पे आई वाज नहीं करोगे आप, काल्पनिक सेंटेंसेस में वर का यूज होता है। कान खोल के सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे सवाल देखो नीचे कह रहा है इफ आई डैश किंग आई वुड लिव इन अ पैलेस, अगर मैं राजा होता तो मैं पैलेस में, महल में रहता। तो यहाँ पे आई के साथ क्या यूज करें, कुछ लोग कहेंगे वाज कर दो, एम कर दो, नहीं, काल्पनिक है ना, अगर मैं राजा होता तब न रहता, अभी तो मैं कल्पना कर रहा हूँ ऐसा, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, वर का यूज करेंगे। ये चीज समझ में आ गया। और इमेजिनरी सेंटेंस में इफ के साथ वर का यूज होता है, जिसको आप वेयर भी पढ़ लेते हो, ठीक है ना। रूल नंबर 33 क्या कह रहा है, इफ के साथ अगर पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है तो सब अगला सेंटेंस सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, वुड हैव का यूज होगा, और हैव आ गया तो V3 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। पास्ट परफेक्ट हो गया तो अगला सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 होगा। अगर मान लेते हैं ना कि वुड है, ये देखो क्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, इफ आई हैड सीन यू, तो ये हैड प्लस V3 क्या है, आपको समझ में आ गया, ये पास्ट परफेक्ट है। तो अगला क्या करोगे, वुड के साथ हैव का यूज करेंगे और हैव के वजह से स्टॉप पे V3 का यूज किया हमने। बहुत VBI रूल्स हैं। इफ क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्टली सवाल पूछे जाते हैं। अगर इफ के साथ हमने पास्ट परफेक्ट की जगह पे क्या, मतलब पास्ट परफेक्ट का यूज किया, जैसे आई हैड सीन यू, तो आगे हमने क्या किया, वुड के साथ हैव का यूज किया। इधर अगर हैड है तो इधर हम लोग हैव करेंगे, और जब हैव आ गया यहाँ पे V3 करेंगे। वुड के साथ हमने हैव किया और उसके साथ V3 किया।
कभी कभार ना इसको क्या करेगा, हमने इफ या सब्जेक्ट के साथ वुड हैव यहाँ पे यूज कर रखा है, लेकिन इफ को हटा के ना डायरेक्टली ये हैड से सेंटेंस स्टार्ट कर देगा। सेम चीज है, हैड से ही सेंटेंस को स्टार्ट कर देगा, हैड प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा स्ट्रक्चर बना देगा। तो उस सिचुएशन में भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव का यूज करेंगे। जहां इधर आपने हैड देखा, पास्ट परफेक्ट देखा, तो अगले वाले में वुड के साथ हैव का और हैव के साथ V3 का यूज करोगे। जैसे हैड आई सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माई कार, जो मतलब इसका होता वही मतलब इसका होगा, दोनों का अर्थ सेम है। बात समझ में आ रहा है? चलो रूल 34 क्या है? 34 इफ के साथ अगर सब्जेक्ट प्लस V2 है, मतलब पास्ट इंडिफिनिट है, तो अगला क्या हो जाएगा, सिर्फ वुड के साथ V1 यूज हो जाएगा। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था तो वुड प्लस हैव था और V3 था, लेकिन ये पास्ट इंडिफिनिट होगा तो वुड के साथ डायरेक्टली V1 यूज करेंगे। जैसे इफ आई वेंट टू पटना आई वुड स्टे इन 5 स्टार्स होटल। ठीक है, तो ये चीज समझा करो, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर पढ़ोगे एक दो बार तो जो रूल्स है ना वो कुछ ज्यादा भर भर के क्लियर हो जाएंगे आप। ये कह रहा है अगर सो के साथ हम डैट का यूज करते हैं कब, और टू के साथ टू का यूज करते हैं कब, तो के साथ डैट का यूज करेंगे और वो भी निगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस में। कब भाई? निगेटिव सेंटेंस में। टू के साथ टू का यूज करते हैं हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में। बात समझ में आ रहा है? TOO के साथ टू का यूज करोगे और सो के साथ दैट का यूज करोगे। रिमूव टू में बड़ा काम आता है। जैसे कहेगा ना आई एम सो हैप्पी, तो आई एम सो हैप्पी नहीं होगा, ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी होगा। क्यों? क्योंकि सो का यूज कहाँ होता है? निगेटिव सेंटेंस में करोगे आप, तो ये चीज तो गलत है। यहाँ पे वेरी का यूज कर दो, पहली बात तो हमने क्लियर कर लिया। बहुत के अर्थ में सो का यूज करते हैं। आगे कह रहा है राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब सो के साथ हमने डैट का यूज किया है। अब ये सेंटेंस सही है, क्यों? कि राम इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट, अब यहाँ पे कैन नॉट है। बात समझ में आ गई ना? यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस है तो सही है, सो के साथ डैट का यूज किया। लेकिन इसको मैं कहूँ ना कि नहीं, इसको निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। कैसे करोगे आप? जैसे मैं ये लिखूँ राम इज सो टायर्ड टू ही कैन नॉट वॉक, तो यहाँ पे ना अगर ये कहा जाए कि टू का यूज किसके साथ करते हैं हम लोग भाई, इसको दो तरीके से बना सकते हो। राम इज इसको दो तरीके से बनाने का ना एक तरीका मैं आपको इसके पहले समझा दूं। आपने एक चीज सुना होगा रिमूव टू। रिमूव टू ये एक सेंटेंस आपको एग्जाम में आता है। अगर आपके साथ ये सेंटेंस दे देना राम इज टू टायर्ड टू वॉक, अब ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, कहेगा इसमें से रिमूव करो टू को। अब टू को रिमूव करने के लिए आप इस सेंटेंस को क्या टू हटा देंगे? नहीं, इसको टू को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे इसमें राम इज सो टायर्ड, राम इज सो टायर्ड, क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट वॉक। ये हो गया रिमूव टू। मैंने वही चीज आपको बताया कि रिमूव टू का क्या यूज है। अगर मैं ये लिख दूं ना राम इज सो टायर्ड टू ही कैन नॉट वॉक, तो ये सो के साथ टू का यूज गलत हो गया। मैं लिख दूं राम इज टू टायर्ड टू ही कैन या फिर ही वॉक, ये भी गलत है। क्यों ये गलत है भाई? ये सिंगुलर जो टी मतलब टी का जो ये वाला टू है ना, मतलब TO वाला, ये पहले नहीं आता है, वो बाद में आता है। पहले क्या आएगा? TOO आएगा, ठीक है ना। तो राम इज टू टायर्ड टू वॉक, तो ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा 3 से 4 बार वीडियो को पीछे कर करके देखो, या फिर वीडियो को रोक के 3 से 4 बार पढ़ो। रिमूव टू वाला टॉपिक एग्जाम में देता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर सवाल देखो, सम और एनी में क्या फर्क होता है? सम का भी मतलब होता है थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, और एनी का भी मतलब होता है थोड़ा, कोई, कुछ भी हो सकता है। एनी कुछ भी हो सकता है, एनी का मतलब कोई भी होता है और एनी का मतलब थोड़ा भी होता है। तो सम का यूज हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। एनी का यूज क्या करते हैं? निगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये चीज याद रखेगा। जैसे मैं कहूँ ही हैज सम राइस, ये चीज कहना क्या है? सही है। लेकिन मैं ये कहूँ कि ही हैज नॉट सम फ्रेंड, ठीक है, तो ये चीज गलत है। क्यों? क्योंकि नॉट के साथ सम नहीं आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सम को पॉजिटिव में करते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स, तो ये चीज लिख सकते हो ना, ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स, ये लिख सकते हो आप। जैसे मैंने ये बोला ही हैज नॉट एनी फ्रेंड्स, तो ये चीजें मैंने बोला ऊपर में लिखा हुआ है।
ऊपर क्या लिखना है, देखो इसी का सुधार किधर है, एनी के फॉर्म में नीचे लिखा हुआ है। यहाँ पे सम का यूज कर देंगे तो गलत होगा, जो कि हमने यहाँ पे कर रखा है। अब मैंने बोला क्या, सर ही डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, डज नॉट आ गया तो एनी का होगा। अब डज नॉट सम कर देंगे तो गलत हो जाएगा। एनी का यूज निगेटिव में होगा या फिर इंट्रोगेटिव में होगा। अब देखो कह रहा है डज ही हैव एनी प्रॉब्लम, ये निगेटिव नहीं है लेकिन इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क वाला है। तो इसमें अगर मैं बोल दूं डज ही हैव सम प्रॉब्लम तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, डज ही हैव एनी प्रॉब्लम होगा। अब देखो नोट में नो एनी का यूज जो है एक साथ नहीं होता। ठीक है, नो और एनी का यूज जो है ना एक साथ नहीं कर सकते। मैं बोल दूं डज ही हैव नो एनी प्रॉब्लम तो गलत है। नो और एनी का यूज करना गलत है, बिकॉज एनी का यूज ही निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ठीक है ना, तो वो अपने आप को निगेटिव बनाने लगता है। नो एनी का यूज नहीं करना, एनी का मतलब कोई भी नहीं है। चलो, अगर मैं बोलूं फ्यू और लिटिल का यूज बताओ, ये भी एग्जाम में बड़ा पूछता है, फ्यू और लिटिल। तो फ्यू काउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है। ये चीज तो आपको पता है कि लिटिल क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उनके लिए। फ्यू उनके लिए जिनको काउंट कर सकते हैं। जैसे फ्यू के साथ क्या होगा, अ फ्यू संख्या में थोड़ा होना। फ्यू का मतलब संख्या में ना के बराबर होना, और द फ्यू का मतलब संख्या में इतना कम कि मानो खत्म होने वाली है। क्या भाई, संख्या में इतना कम कि मानो कि वो चीज खत्म होने वाली है, वो मतलब तीनों में फर्क समझ लो। अ फ्यू, फ्यू और द फ्यू। संख्या में थोड़ा सा है, अगर अ फ्यू बोलता हूं ना तो मतलब थोड़े से लोग हैं। फ्यू का मतलब है कि ना के बराबर। द फ्यू का मतलब कि है ही नहीं, समझ लो, है ना, मतलब है ही नहीं, ये चीज समझ लो। अब ये कह रहा है लिटिल। लिटिल में क्या होगा, वही चीज, लिटिल का मतलब मात्रा में थोड़ा होना, लिटिल का मतलब मात्रा में ना के बराबर होना, और द लिटिल का मतलब इतना कम कि समझो कि वो है ही नहीं। ठीक है, अब इनका यूज मैं बता देता हूँ आपको पूरे सेंटेंस के दौरान, आपको कुछ ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखो इन सबको समझो आप बढ़िया से। अब मैंने ये कहना कि अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान मतलब थोड़ा सा ज्ञान खतरनाक होता है। तो उसको मतलब थोड़ा सा ज्ञान रहेगा तभी आप गलत सलत काम करोगे। पूरा ज्ञान रहेगा तो गलत काम नहीं करोगे, हल्का फुल्की जानकारी लेके उछलते रहोगे, उस सिचुएशन में डेंजरस हो जाता है। तो अ लिटिल का यूज करोगे, बिकॉज अ का मतलब होता है अ लिटिल में मात्रा में थोड़ा होना। ठीक है ना, और नॉलेज क्या है भाई, अनकाउंटेबल ना होना। क्या नॉलेज काउंट कर लोगे, कितना नॉलेज है, 2 किलो 3 किलो 4 किलो, कितना नॉलेज है, 2 गो नॉलेज है, 3 गो, अनकाउंटेबल है, नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। तो लिटिल होगा, अ लिटिल का यूज होगा। अब सेंटेंस आप खुद से बनाओ, 2 एग्जाम्पल्स आपके पास है, वीडियो को रोके फिर मिला लेना सही होता है कि नहीं। ये होगा द डॉक्टर एडवाइज हिम टू रेस्ट फॉर डैश डे। डॉक्टर ने उसको एडवाइस दिया कुछ दिनों की क्या, रेस्ट के लिए। तो रेस्ट काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, कहोगे सर काउंटेबल है, तो लिटिल का यूज तो पहले नहीं होगा। अ लिटिल द लिटिल हटा दो, काउंटेबल है तो या तो अ फ्यू या द फ्यू। तो मतलब कुछ दिनों की रेस्ट लेना है, मतलब 2 दिन 3 दिन, मतलब कुछ दिन का रेस्ट लेना है ये चीज। तो द फ्यू का मतलब होता है कि ना के बराबर, मतलब रेस्टे मतलब तुम घूमे लगो वजह से, तो फिर तो खेला खत्म हो जाएगा ना। कुछ प्रॉब्लम है, डॉक्टर एडवाइस दे रहा है तो कुछ दिन का तो रेस्ट लो आप, तो अ फ्यू डेज। फिर क्या रहा एग्जाम्पल, द शो वॉज कैंसल्ड एज डैश पीपुल टर्न्ड अप टू सी इट। शो कैंसिल हो गया, क्यों भाई, कुछ लोग वहां पे आए थे देखने के लिए। तो कुछ लोग काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, तो सर काउंटेबल है, तो लिटिल तो हटा दो पहली बात। द फ्यू, अ फ्यू और फ्यू। तो देखो गाइस यहाँ पे एक चीज बताऊं, अ फ्यू संख्या में थोड़ा होना, फ्यू मतलब संख्या में ना के बराबर होना, द फ्यू संख्या में इतना कम कि समझो कि वहां पे कुछ है ही नहीं। अगर थोड़े लोग भी होंगे तो सोच चलाना पड़ेगा, बिकॉज वो पैसे दे के आए हैं। द फ्यू का मतलब खत्म हो गया, कोई है ही नहीं एक तरीके से। ठीक है, वो निगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब कुछ है ही नहीं वहां पे, इसलिए द फ्यू का यूज करो। मतलब ना के बराबर लोग हैं, इसलिए वहां पे क्या है, मतलब ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, सोच लो कि कुछ है ही नहीं वहां पे। जब कोई है ही नहीं तो फिर शो किसके लिए चलाएगा, दीवालों के लिए कुर्सियों के लिए थोड़ी चलेगा वहां पे। बात समझ में आ गया। मैनी और मच का यहाँ पे समझो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वो एक वीडियो मैंने देखा था, किसी फॉरेन, जैसे जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि ये कुछ आइडल करके नहीं एक शो चलता है गाना वाना वाला, इंडियन आइडल करके, वैसे ही उनके यहाँ भी कोई बच्चों का आइडल चलता होगा। मैंने एक वीडियो में देखा था, उस बच्ची ने आया और बोला था सो मच पीपल, सो मच पीपल। ठीक है, मतलब बहुत ही क्यूट सा साउंड था, एकदम प्यार से बोलती है सो मच पीपल। तो मतलब जजेज होते हैं वो भी खुश होके कहते हैं यस सो मेनी पीपल। ठीक है, उनको वो ग्रामर नहीं सुधार रहे थे, उन्होंने अपने तरीके से सही बोला, यस सो मैनी पीपल।
ध्यान से सुनो, इसका फर्क क्या होता है। लड़की बच्ची है वो कुछ भी बोल सकती है। सो मच पीपल मतलब बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, उसके कहने का मतलब है बहुत सारे लोग हैं। जब जजेस थे उनका इंग्लिश अच्छा था, उन्होंने कहा सो मैनी पीपल। तो इसमें क्या फर्क हुआ, लोग जो हैं वो काउंटेबल हैं। तो जो चीज़ें काउंटेबल होता है, ठीक है, उनके साथ मैनी का यूज़ करो। जो चीज़ें अनकाउंटेबल है उनके साथ मच का यूज़ करो, ठीक है। तो लोग के साथ मच बच्ची ने यूज़ किया तो जजेस ने सुधारा, मैनी बोला, ठीक है ना। तो समझ में आ गया ना कि मैनी का यूज़ कहाँ करेंगे जिसको आप काउंट कर पाओगे, मच का यूज़ कहाँ कर पाओगे जिसको काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो आप अपने फ्रेंड्स को काउंट कर सकते हो, तो मैनी कहोगे। ही हैज मच मिल्क, अब उसके पास बहुत ही दूध है, तो अब दूध को काउंट थोड़ी कर पाओगे, अनकाउंटेबल नाउन है तो मच का यूज़ करो। आगे देखो 39 नंबर कह रहा है कंपैरेटिव डिग्री के साथ दैन का यूज होता है। कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, डिग्री तीन प्रकार की होती है। डिग्री तीन प्रकार की होती है, एक होता है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री। एक होता है कॉम्परेटिव डिग्री, ठीक है, कॉम्परेटिव डिग्री। और दूसरा क्या, तीसरा क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री। ध्यान से सोचना, सुनना, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अगर मैं बोलूं ये चीजें फास्ट, तो इसका कॉम्परेटिव क्या बना दोगे आप, कह दोगे सर फास्टर, फास्टेस्ट, ठीक है। अगर मैं बोलूं ना ब्यूटीफुल, तो इसका ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलर नहीं, फुलेस्ट नहीं बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। अब ध्यान देना, ब्यूटी प्लस फुल जो दो वर्ड से मिलके बनते हैं उनके साथ मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। जो सिंगुलर वर्ड के साथ हैं जनरली वो डायरेक्टली ER EST लग जाते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। तो ये जो मोर ब्यूटीफुल, फास्टर, ये जो बीच वाले हैं ना कॉम्परेटिव डिग्री, इनको कॉम्परेटिव डिग्री कहते हैं बीच वालों को। तो इनके साथ देन का यूज होता है। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले जनरली द का यूज होता है, ठीक है। जैसे मैं बोलूं राम इज टॉलर देन श्याम, अब ये टॉलर क्या है, कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इनके साथ देन का यूज होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं राम इज द टॉलेस्ट, मैं यहाँ पे द हटा दूं, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, तो गलत हो जाएगा, द टॉलेस्ट बॉय। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या होता है, द का यूज करेंगे। रूल नंबर 40 देखो क्या कह रहे हैं, एडजेक्टिव में जनरली LY लगा होगा तो वो एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझना। अगर पोलाइट, पोलाइट एक एडजेक्टिव है, अगर उसमें हम LY लगा देंगे तो पोलाइटली बन जाएगा। बैड एक प्रकार का एडजेक्टिव है तो बैडली हो जाएगा। सिंसियर एक प्रकार का क्या है, एडजेक्टिव है, तो सिंसियरली लग जाएगा। तो बस एडजेक्टिव में LY लगा देंगे तो वो एडवर्ब बन जाएगा, जो कि एग्जाम में जनरली देता है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, खैर ठीक है, डिटेल में आएगी, वो हो सकता है 30 मिनट, आधे घंटे से 45 मिनट की वीडियो हो, लेकिन अलग से एडजेक्टिव एडवर्ब या फिर जो चेंज करने वाली होती है ना, ये अलग से एक वीडियो आएगी। सेंटेंस अफर्मेशन, देखो अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है। क्वेश्चन टैग्स के कुछ रूल मैं पढ़ा देता हूँ जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस अगर अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव देने वाला हो, नकारात्मक ना हो, सकारात्मक हो, तो क्वेश्चन टैग उसका नेगेटिव बनेगा। जैसे देखो ये सेंटेंस है ना, राम इज गोइंग, इसमें नो नॉट नहीं आया, तो क्वेश्चन टैग इसका जो हमने बनाया, क्या बनाया, इजंट ही बनाया। ये क्रैश कोर्स है जिसको आपको बहुत ज़्यादा टाइम देके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, उन VVI टॉपिक्स को निकाल के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जो कि पेड बैचेस में अगर आप पढ़े होते ना, तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो गया। आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो इस पर ज़्यादा टाइम देना, 2 बार 3 बार टाइम देना, क्योंकि समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हो सकता है आपके लिए। अब मैं ये नहीं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन टैग का बेसिक क्या होता है, अब इतना पढ़ाना होता तो फिर तो बेसिक क्लास में पढ़ना होता उसको, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, राम इज गोइंग डैश, ठीक है, राम इज गोइंग, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, इजंट। इज, देखो क्वेश्चन टैग में क्या होता है ना, इज का क्या बन जाता है, इज प्लस नॉट, इसका कॉन्ट्राडिक्टेड फॉर्म हो जाता है इजंट, क्लियर है। इजंट और राम का क्या बनेगा भाई, हम लोग बनाएंगे क्या, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, ठीक, ठीक है। राम का ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं, प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही, ठीक है ना। राम का प्रोनाउन निकाल के राम के लिए क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। अगर सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनेगा उसका। जैसे राम इज नॉट रीडिंग, अब यहाँ पे ऑलरेडी नॉट आ गया, तो क्वेश्चन टैग में नॉट लाने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्टली हमने इज ही लिख दिया। अब ये इज कहाँ से लाए, इस एक्सिलरी वर्ब की मदद से हम लोग ला रहे हैं। अगर मान लो कभी कभार एक्सिलरी वर्ब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, वो भी चीज मैं बता देता हूँ। एक्सिलरी वर्ब का क्वेश्चन टैग देखो, इज का इजंट बनता है, आर का आरंट बनता है, एम का भी आरंट बनता है। एम का ना एमंट नहीं बना सकते हम लोग, कहानी गड़बड़ हो जाएगी।
वाज का वाजंट बनता है, वर का वरंट बनता है, हैज का हैजंट बनेगा, हैव का हैवंट बनेगा। एक चीज छूट गया यहाँ पे, हैड। हैड का क्या बन जाएगा, हैडंट बन जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है सीता इज गोइंग देयर इजंट सी, अब यहाँ पे इज है तो ठीक है इजंट बना दिया और सीता के लिए प्रोनाउन सी ला दिए, लेकिन कह रहा है राम एंड सीता आर गोइंग देयर आरंट दे। राम एंड सीता दो लोग हैं तो हमने यहाँ पे आर का यूज किया और ये पॉजिटिव है तो हमने आरंट बनाया, सही है। लेकिन मैं ये बोलूँ ना कि आई एम गोइंग देयर एमंट आई, तो ये चीज़ गलत है। एम का क्या बनता है, आरंट बनता है। ये एग्जाम में दे सकता है, ठीक है, ध्यान देना, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ। ये एग्जाम में दे सकता है, एम का पूछ लेता है तो ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में बच्चे एमंट आंसर कर देते तो आरंट बनेगा, एमंट नहीं। अगर ये देना आई एम नॉट गोइंग देयर तो यहाँ पे आर आई लिखेंगे क्या, नहीं, हमको एम प्लस नॉट आरंट बनता है, लेकिन एम के साथ नॉट ना है तो एम एम की तरह ही रहेगा। तो यहाँ पे एम नॉट ऑलरेडी आ गया तो नॉट लाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमने एम का यूज कर दिया, सही है, एम आई, इसका आर आई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो अब कह रहा प्रेजेंट इंडिफिनिट तथा पास्ट इंडिफिनिट का क्वेश्चन है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में अगर V1 रहेगा वर्ब का पहला फॉर्म तो उसका क्या बन जाएगा, डोंट बनाओगे। वर्ब का सेकंड फॉर्म रहेगा तो डिडंट बनाओगे। पहले पढ़ लो, मैं क्वेश्चन में समझा दूंगा। ये V5 रहेगा तो डजंट बनेगा, और डजंट रह गया ऑलरेडी तो इसका डज बन जाएगा। डोंट रह जाएगा तो इसका क्वेश्चन टैग डू बनेगा, और डिडंट रहेगा तो इसका क्वेश्चन टैग डिड बनेगा। एज फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है ही राइट्स अ लेटर, ये राइट्स क्या है, वर्ब का 5 फॉर्म है, 5th फॉर्म है। तो देखो 5th फॉर्म के लिए मैंने क्या बोला, डजंट बनता है, ठीक है ना। तो राइट्स के लिए मैंने क्या बोला, डजंट ही के लिए क्या निकलेगा, प्रोनाउन ही का ही निकलेगा, ठीक है ना। आई कह रहा है यू राइट अ लेटर, अब ये राइट क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म के लिए क्या निकलेगा, डोंट। यहाँ पे मैंने क्या बोला, डोंट टू, क्लियर है। ये कह रहा है राम रोट अ लेटर, रोट क्या है, V2 है, V2 के लिए क्या निकला, डिडंट, ठीक है, तो डिडंट यू बनेगा। तो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को, डिडंट यू तो नहीं बनेगा क्योंकि राम के लिए यू कहाँ से आ गया, ही निकलेगा ना राम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिडंट यू कहना गलत है, राम के लिए क्या बना, राम रोट अ लेटर, डिडंट ही हो जाएगा। मैंने भी ध्यान नहीं दिया राम के ऊपर, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन टैग पे ध्यान दे रहा था, और एग्जाम में यही प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे कोई एक इंसान रहेगा उसके नाम के लिए यू कर देगा, गलत है। राम या फिर कोई नाम के लिए, इंसान आदमी के लिए ही प्रोनाउन निकलेगा। ये V2 था इसलिए यहाँ पे डिडंट आ गया। लेकिन मान लो पहले से यहाँ पे अगर इस साइड वाला आ जाए, डजंट, डिडंट और ये सभी चीज़ें आ गए, डोंट आ गए, जैसे सी डजंट राइट अ लेटर, मतलब ये एक निगेटिव हो गया, तो डजंट का क्या निकलेगा, डज निकलेगा, तो डज सी कर दो, क्लियर है। ये बन गया आई डू नॉट, डू नॉट के लिए क्या निकालोगे, डू निकाल दोगे, तो डू आई कर दो। गीता डिडंट, तो डिडंट के लिए क्या बना दोगे, डिड बना दोगे, तो डिड सी कर दो। ये सभी चीजें मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, ज्यादा लैंग्वेज में नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिखा ताकि पढ़ के खुद से समझ लोगे। वहीं पे अगर मॉडल वर्ब का क्वेश्चन टैग बनाना हो आपको, तो विल का वॉन्ट बनाते हैं, सेल का सेंट बनाते हैं, सेलेंट नहीं बनाते, कैन का कैंट बनाते हैं, ठीक है। विल का विलेंट मत बना देना, वॉन्ट बनता है। सेल का सेलेंट ना सेंट बनता है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब वही, वुड का वुडंट, शुड का शुडंट, कुड का कुडंट, नीड का नीडंट, डेयर का डेयरंट, मे का मेंट, ठीक है। माइट का माइटेंट, मस्ट का मस्टेंट, आउटटुक का आउटेंट, और यूज टू का यूजडंट और डिडंट दोनों बनता है। यूज टू वाला कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यूज टू का ना आपका क्वेश्चन टैग डिडंट दे देगा क्वेश्चन टैग में, और लोग छाड़ देते हैं, कहते हैं यूज टू का डिडंट नहीं होगा, यूजेंट होगा। ऐसा नहीं है, डिडंट भी सही है, यूजेंट भी सही है। अगर क्वेश्चन टैग में डिडंट दे रखा है कॉमन एरर में, तो इसको एरर मत छाड़ता, वो सही होता है यूज टू का। जैसे ही विल रीड दिस, ठीक है, विल का क्या बनेगा, वॉन्ट बन जाएगा, वॉन्ट ही हो जाएगा। अगर मैं कहूँ वी शैल रीड बुक्स, तो शैल का क्या बनेगा, सेंट बन जाएगा, तो सेंट वी। अगर मैं कहूँ गीता यूज टू गो देयर, तो यूज टू का क्या बनेगा, यूजंट। अब गीता के लिए सी निकल गया। अब गीता यूज्ड टू गो देयर, अब देखो यूज टू का देखो यूजंट भी बन गया और डिडंट भी बन गया, तो दोनों के दोनों क्या है, सही है, मतलब ये दोनों सही है, यूजंट भी और डिडंट भी यूज टू के लिए। आगे देखो नीड और डेयर में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है क्या, और नीड और डेयर के साथ अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो इसका क्वेश्चन टैग नीडंट और डेयरंट बनता है, ठीक है ना। इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन टैग नीडंट और डेयरंट बनता है। लेकिन वहीं पे नीड और डेयर के साथ 2 + V1 आ गया, ध्यान से सुनना, 2 + V1 आ गया तो इसका डोंट और डजंट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आई नीड टू गो देयर, अब 2 + V1 आए ना तो वहाँ पे
निडंट नहीं कर सकते, वहां पे डोंट आई करोगे। यू डेयर टू गो देयर करा आपने तो 2+V1 आ गया, तो यहाँ पे डेयरेंट नहीं कर सकते, डोंट यू करोगे आप। क्लियर है ना ये चीज़? तो थोड़ा सा ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो, आगे देखते हैं। 46 नंबर कह रहा है रूल कि हैव हैज हैड के साथ अगर भी3 है तो उनका क्वेश्चन टैग हैवंट हैजंट और हैडंट बनता है। हैज हैव हैड के साथ अगर कोई नाउन है, वर्ब नहीं है, तो उसका डजंट डजंट, डोंट और डिडंट बनेगा। ठीक है, ये चीज़ समझना आप। जैसे अगर हैव के लिए क्या बन जाएगा, अगर नाउन है तो डोंट बनेगा। हैज के लिए क्या बनेगा, अगर कोई नाउन है उसके साथ तो डजंट बनेगा। हैड के लिए डिडंट बनेगा। जैसे राम हैज अ पेन, तो ये तो जनरली प्रेजेंट टेंस में जा रहा है। हैज प्लस भी3 है तो प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाएगा, तब हम लोग हैजंट बनाएंगे ना। लेकिन ये राम हैज अ पेन, राम के पास एक पेन है, तो ये प्रेजेंट टेंस में चला गया, इसलिए हैज का हमने हैजंट ना बना के डजंट बनाया। ठीक है, क्योंकि हैज अ पेन क्या है, नाउन है। ठीक है, अब मैं ये बोला हूँ यू हैड अ पेन, तो यहाँ पे हैड के साथ क्या है, नाउन है, तो डिडंट बनाया हमने। हैड के लिए डिडंट बनाए थे ना हम लोग। लेकिन वहीं पे देखो, मैं बोलूँ ना आई हैव डन दिस वर्क, हैव के साथ मैंने डन लगा दिया, एक वर्ब लगा दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, हैवंट। अब यहाँ पे हैव के लिए हमने डोंट नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हैव के साथ क्या था, वर्ब का यूज था, तो हमने हैवंट बनाया उसका। ठीक है, चलो 47 नंबर कह रहा है दिस डैट के लिए इट पर आधारित क्या होता है, ये प्रोनाउन का यूज करते हैं हम लोग। ही सी इट का नहीं यूज करो, ही सी का यूज नहीं करो। जैसे दिस इज माई पेन है तो इजंट इट सही है। अब कहेगा दिस इज योर पेन तो इजंट इट, तो यहाँ पे इट का ही होगा। माई के अनुसार मी मत कर देना और योर के अनुसार यू मत कर देना, गलती हो जाएगा। ठीक है, इट अगर सब्जेक्ट, दिस डेट अगर सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन टैग इट बनेगा। ठीक है, 48 कह रहा है दीज और दोज के लिए क्या बनता है, दे बनता है। इसके लिए भी ईट बना दोगे तो गलत हो जाएगा। दीज दोज के लिए क्या बनता है, दे बनता है। ठीक है ना, जैसे दोज आर योर पेन्स तो आरंट दे। क्लियर है, तो ये सभी चीजों को समझना। 49 नंबर कह रहा है समवन समबडी एनीवन एनीबडी एवरीवन एवरीबडी नो वन नोबडी, ये सभी किसी इंसान के लिए यूज करते हैं, तो इनका क्वेश्चन टैग दे पर आधारित होगा। ठीक है, जैसे समवन इज कमिंग, आरंट दे, यहाँ पे इट कर दोगे गलत हो जाएगा, या फिर आरंट समवन कर दोगे गलत हो जाएगा। क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, दे बनेगा। जैसे एवरीवन हैज कम तो हैवंट दे बन जाएगा, क्योंकि हैज के साथ क्या है, वर्ब है, तो यहाँ पे हैवंट बना दिया हमने। और हैवंट क्यों लिखा, हैजंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दे के साथ हमेशा प्लूरल ही यूज होगा, हैजंट दे नहीं होता है। दे के लिए हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज कर रहे हैं, इसलिए दे के साथ हम लोग यहाँ पे आरंट, यहाँ का इज का भी हमने आरंट बनाया, दे की वजह से दे क्या है, प्लूरल है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो नन हैज कम, तो हमने यहाँ पे हैज का भी हैव कर दिया, रीजन दे के लिए। ये चीज याद रखना, एग्जाम में ना पूछेगा तो गलत मत फील कर देना, फिर इन द ब्लैंक्स में अगर ऐसा दे देगा तो बहुत रिस्की ऐसी चीजें, बार बार रिवीजन करना होगा। 50 नंबर क्या रहा है रूल कि नो नेवर नॉट नाइदर हार्डली स्कार्सली बेयरली रेयरली फ्यू लिटिल सेल्डम नो वन नॉन नोबडी नथिंग, ये सब के सब ना निगेटिव हैं। ठीक है, ये सब के सब निगेटिव वर्ड्स है, तो इनका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनता है। क्यों? क्योंकि सारे लोग निगेटिव हैं। ये क्या है ना, आई हैव फ्यू पेन्स, फ्यू क्या निगेटिव है, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो हैव के बाद क्या है, एक नाउन है, फ्यू पेन्स नाउन है, तो यहाँ पर डू बनेगा ना, तो डोंट आई नहीं कर सकते हम लोग, डू आई करेंगे। क्लियर है, क्योंकि फ्यू ऑलरेडी एक निगेटिव है। ही हार्डली गोज टू मार्केट, वह मुश्किल से मार्केट जाता है, मतलब नहीं जाता है मार्केट जल्दी वो, तो हार्डली यार गोज है, तो गोज के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे डज बन जाएगा। ठीक है, V5 है तो डज ही बनेगा ना, मैंने बोला ना शुरू में V5 के लिए डज का यूज करते हैं। ओके, 51 नंबर दे रहा है, अगर V1 प्लस ऑब्जेक्ट अगर दे रखा है, सेंटेंस की शुरुआत वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से हो और उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर प्लीज के साथ कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, या फिर डोंट के साथ फर्स्ट फॉर्म हो, V1 हो, तो उसका क्वेश्चन टैग विल यू बनता है। जैसे ब्रिंग, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, कोई ऐसा सेंटेंस तो क्या बनाएंगे, सीधे लिख देना विल यू, कुछ भी हो विल यू लिख दो। अगर प्लीज से बनेगा, डोंट से बना, प्लीज से बना प्लीज गिव मी योर मोबाइल, डायरेक्टली लिख दो विल यू। अगर डोंट से शुरुआत हो गया, डोंट गो आउटसाइड, डायरेक्टली लिखोगे विल यू। ये तो इजी है, बस पढ़ लो के समझ में आएगा। लास्ट है ये, लेट पर आधारित अगर रहेगा, लेट से रिलेटेड रहेगा तो उसका भी विल यू बनेगा, और लेटस रहेगा तो खाली उसका सेल यू बनेगा। जैसे लेट मी है, लेट हर है, लेटस है, तो मी हर जो भी रहेगा खाली लेटस नहीं होना चाहिए। लेटस के अलावा लेट से जितना भी शुरुआत होगा खाली उसका विल यू बना दो, लेकिन जहां लेट के बाद अस आ गया तो उसके साथ सेल यू का यूज करोगे। ठीक है, तो चलो
इसके बाद जो है रूल्स आपके इस वीडियो के अंदर खत्म हो गया। और एग्जाम से पहले इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेना। जाने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आपको कुछ नहीं करना है। एक बार A to Z स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पे आपको 1 रुपए की बैचेज में ज्वाइन कर लो। इससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है आपके लिए। अगर आपको PDF चाहिए तब, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से ना इसी पे नोट करते जाओ। अगर PDF इसकी चाहिए तो 1 रुपए वाली बैच के अंदर हम लोग जो यूट्यूब पे क्रैश कोर्स हो रही है उसकी PDF डाल देंगे। बाकी जो क्लासेज छूट जाए आप यूट्यूब पे सर्च करें A to Z स्टडी, और यहाँ पे टच करोगे और इसमें खुलेगा तो आपको प्लेलिस्ट में जाके सबसे नीचे में देखना पेपर आउट सीरीज क्रैश कोर्स करके मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।